आपने हाथ में रुद्राक्ष पहना, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, कि देखिए अभी आपने टीका लगाया है। मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में बैठते होंगे तो आपसे लोग सवाल नहीं पूछते होंगे? अरे तो क्या बात करते हैं आप। शहजाद पूनावाला आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है। जय श्री कृष्ण। धर्म इस्लाम है, संस्कृति हिंदू है और विचारधारा धर्म नहीं बोल सकते, धर्म तो एक ही है, धर्म तो सनातन सनातन, एक ही। और इस देश के सारे मुसलमान सनातन। बिल्कुल। राम राज्य कैसे स्थापित करना है और धर्म को कैसे स्थापित करना है। सनातनी आज बगले झांक रहे होंगे इधर क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं सनातन की बात ना करूँ। कांग्रेस की दुकान कैसे चलती है, मुस्लिम को डराओ। यू स्टार्टेड योर जर्नी विद कांग्रेस। असदुद्दीन ओवैसी से भी मिले थे क्या आपने समझाया क्या उनको अभी उनका हृदय परिवर्तित हुआ है? असदुद्दीन ओवैसी साहब भी समझ गए कि भारत को प्रथम रखना है, पर राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पाए? सर, राहुल गांधी से इतनी तकलीफ आपको व्यक्तिगत है क्या? राहुल गांधी ने सोचा कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन हो गए तो मैं पाकिस्तान के लिए कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू कर दूं। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। दौड़ता कौन है पता नहीं। राहुल जी कौन सा घोड़े बने फिर 99 चुनाव हार गए। हिंदुत्व को दोष दे दिया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी टीम में मिला मिट्टी में देंगे मिला और देंगे। कल्पना से ज्यादा आपको सजा भुगतना भुगतेंगे। पड़ेगा। सांसदों का अपमान, जो सांसद गए उनको आतंकियों से तुलना कर दी। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। पहले मुझे बताओ कितने सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस एक कबीला है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस कबीला है। कबीला नहीं, कबीला। कारगिल विजय दिवस मनाते जी। थे 5 वर्षों तक, इन्होंने मनाया नहीं। नहीं मनाया। 3 साल में अप्रत्याशित तरीके से जनसंख्या बढ़ गई मुर्शिदाबाद में। सुप्रिया जी तो माता जी का भी जन्म दिवस ये झूठ है, इसका मैं खंडन करती हूँ। अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक दृष्टि से इसको लिया जाए मक्का फ्रेंड्स विद बेनिफिट। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो वो वाली स्थिति में कांग्रेस और आप है। डिल्यूजनल ये लेवल। डेलुलू आपने एक बहुत नहीं, जेंजी लैंग्वेज उठा ली आपने। जेंजी में क्या है कि कुछ भी अच्छा लगे ना तो उसमें उसको- यूल ऐड हो जाता है। और हज हाउस सेकुलर ये देश में ये हो रहा है। तो इसीलिए शहजाद पूनावाला भी दिवाली पे पूजन करते हैं। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। भाई आज भी आपकी कांग्रेस को समझते हैं। कांग्रेस के समर्थक है वो। तो दोनों भाइयों में आपस में कभी कुछ नहीं होता खटपट? मैं कह रहा हूँ कि जो आरोप लगा रहा है ना उसका भी जरा इतिहास जाकर खंगाल है। हाँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये Yes. PWC है, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। अच्छा, तो मैं शिया हूँ ओके। पर मैं पसमानदा हूँ। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना चाहते थे कांग्रेस का? तो ये कांग्रेस का जो दोगलापन तो है आप तो कहते हैं फैमिली बिजनेस है इनका। पर उन्होंने बोला है, उनके शब्द है, तुम्हारी बात आती नहीं निकली, फिर उनको पार्टी से निकाल दिया। तो मैंने कहा, मोदी जी को क्या नहीं बोला, सब बोला जी। 3 तलाक क्यों हटाया, UCC क्यों लाते हो, मुस्लिम को या तो बीजेपी के नाम पे डराओ कि ये मोदी आएगा आपको मार देगा। हेमंता बिस्वा शर्मा जी, उनका तो इतना अपमान किया। लेकिन विपक्ष तो कह रहा जॉब सही नहीं, रोजगारी है देश नहीं, में। राहुल गांधी के बेरोजगारी के लिए हम कुछ नहीं करते। लालू जी के बेटों के बेरोजगारी का ठेका हमने थोड़ी उठा लगा। आप क्या संदेश देंगे यूथ को? राष्ट्रवादी शासन आने वाला। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के इस बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी मेरे पॉडकास्ट होते हैं वो या तो धर्म से रिलेटेड होते हैं, ज्योतिष से रिलेटेड होते हैं। राजनीति आज पहली बार मेरे पॉडकास्ट पर प्रकट हुई है। इसको प्रकट कहना ही कहूँगा क्योंकि देश की एक ऐसी शख्सियत, इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि बहुत ही मजबूती के साथ अपनी पार्टी का पक्ष टीवी चैनलों पर रखते हैं, आप उन्हें लगातार सुनते हैं। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, खासतौर से युवा वर्ग इस देश का ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करता है। शहजाद पूनावाला आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। शहजाद भाई, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मानो हम कुरुक्षेत्र की भूमि पे है और गीता के उपदेश का एक चित्रण यहाँ पर है। क्या बात है, तो क्या बात। जय श्री कृष्ण से शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण से शुरू और करते हैं। जय बहुत- श्री कृष्ण शहजाद भाई। जय श्री कृष्ण। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैंने आपका वो वाला पॉडकास्ट देखा जिसमें स्वामी जी और हमारे जी। मनोज भाई भी साथ में जी, थे। जी। तो मैं कह सकता हूँ आपने सियासत और सनातन, जी। सुर और सनातन दोनों को साथ में लाने का काम किया। Thank you तो so आपको केवल शगुन ही ये कर सकता है कि सियासत और सनातन दोनों को एक मंच पर लाए। क्या बात है। और एक प्रकार से देखे ना कि सियासत और सनातन का प्रतीक तो बिल्कुल स्वयं ठीक बात श्री कृष्ण भी है। क्योंकि श्री कृष्ण जो थे वो मतलब भगवान तो है ही, पर भगवान जितने वो थे उतना ही हम लोग उनको डिप्लोमेट और एम्बेसडर भी मान सकते हैं। ठीक बात है। भाई उन्होंने तो कुशल राजनीतिज्ञ थे। हाँ, वो और उन्होंने तो जो हम लोग रश्मि रति में पढ़ते हैं, कृष्ण की चेतावनी सुनाई थी। अगर उस समय पर मान जाते कौरव तो युद्ध नहीं होता। तो हित वचन तूने नहीं माना और मूल मैत्री का ना तूने जाना,
तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, अब रण नहीं, अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। और यही चीज़ पाकिस्तान के साथ भी हुआ। बिल्कुल ठीक मूल बात। मैत्री का पाकिस्तान जब नहीं माना तो फिर ऑपरेशन सिंदूर फिर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। लेकिन आपकी ये वाणी सुन करके, ये बातें सुन करके मैं गारंटी दे रहा हूँ जी बहुत सारे सनातनी आज बगले झांक रहे होंगे इधर क्योंकि देखिए मेरा मकसद जब ये नहीं- शहजाद पूनावाला बोल सकते हैं, शहजाद पूनावाला को पता है, तो सनातनियों को पता होना चाहिए। देखिए मेरा मकसद कोई किसी को नीचा दिखाना नहीं है। जी। हर एक आदमी का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। मेरा इंटरेस्ट ये है या मेरा सौभाग्य ये है कि मैं इस देश में जन्मा हूँ और इस देश में राम, कृष्ण, गीता, महाभारत, रामायण जो हमारे पास है, अगर हम इसका अध्ययन ना करें, ये तो किसी धर्म तो रॉन्ग वर्ड है, किसी मज़हब से जुड़ा हुआ नहीं है। ये हमारे जीवन शैली के लिए सबसे उत्तम मुझे लगता है आदर्श है। बिल्कुल ठीक। और चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो आपकी पूजा पद्धति हो, या आप पूजा पद्धति ना भी मानते हो, आप नास्तिक भी हो, तब भी आपको इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो घर घर तक श्री राम और श्री कृष्ण की जो टीचिंग्स है उसको ले जाना चाहिए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, मर्यादाएं और लीलाएं हाँ, दोनों। एक राम राज्य कैसे स्थापित करना है और एक धर्म को कैसे स्थापित करना है, एक सारी मर्यादाओं के बीच में रहते हुए कैसे व्यतीत करना है अपने जीवन, और कभी कभी मर्यादाओं को बेंड करना, तोड़ना नहीं है, पर धर्म की स्थापना के लिए जो संभव है वो करना, ये दोनों चीज़ों को सीखना। मैं कहता हूँ कि थ्योरी अगर देखनी है तो राम जी की, और प्रैक्टिकलिटी अगर देखनी है तो कृष्ण जी की। बिल्कुल ठीक इसके बिना तो जी ही नहीं सकते। आप देश पर की दुख की बात बताऊं मैं आपको, हाँ। कि देखिए अभी आपने टीका लगाया है। आजकल क्या हो रहा है कि टीका लगा है तो प्रधानमंत्री से लेकर शगुन को बोलेंगे सांप्रदाय, ही इज अ हिंदू नेशनलिस्ट। मतलब कि आज जो सनातन पर और हिंदुओं पर हमला हो रहा है केवल अपना आइडेंटिटी गर्व से पहनने के लिए, ये बड़ा चिंताजनक विषय है। पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा गया लोगों को। एक चीज़ नोटिस किया आपने, हमारे जो 25 लोग और एक नेपाली, जी तो 26 कुल मारे गए लोग। उनमें केरल से थे, जी, कर्नाटक से थे, गुजरात से थे, उत्तराखंड से थे, हरियाणा से थे, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश से भी थे, हर जगह से थे ना। बिल्कुल। किसी को भी लैंग्वेज नहीं पूछा कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, किसी को भी ये नहीं पूछा कौन जात बा, नहीं पूछा। क्या पूछा कि आप हिंदू हो या आप गैर हिंदू हो, और अगर आप हिंदू निकले तो आपको मार दिया गया, आप गैर मुस्लिम निकले तो आपको मार दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि यही चीज़ हमने एक अलग स्वरूप में मुर्शिदाबाद में भी देखी, बंगाल में भी यही हालात बंगाल हैं। में भी चुन चुन कर, मैं तो कहूँगा उसको कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, डायरेक्टेड एंड टारगेटेड हिंदू असॉल्ट किया गया। बिल्कुल। पहलगाम तो आतंकी हमला है जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, उनका आतंकी ग्रुप इन्वॉल्व है। जी। पर मुर्शिदाबाद में भी हमने इसका एक स्वरूप देखा। मैं दोनों की डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर मानसिकता और फितरत तो वही है ना। मुर्शिदाबाद में रिपोर्ट पढ़ो, बंगाल सरकार की रिपोर्ट पढ़ो, बंगाल पुलिस की रिपोर्ट पढ़ो, हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया, उनकी दुकानें जलाई गई। फ्राइडे के दिन पर एक भीड़ निकली, वो मोबिलाइज हुई धर्म के नाम पर। उनका एक नारा था कि वक्फ के नाम पर और शरिया को संविधान के ऊपर रखने के नाम पर, और चुन चुन कर मारा गया। और फिर उसमें भी एक लीपापोती की गई उन दंगाइयों को बचाने के लिए। यहाँ तक कि कह दिया गया कि सागरिका घोष है, जी। राजदीप सरदेसाई साहब जो है, जी। उनकी पत्नी है, टीएमसी की सांसद भी है। एक ऑफिशियली टीएमसी के लिए, एक अनऑफिशियली है। एनीवे, तो जो ऑफिशियली टीएमसी के लिए काम करती है, उन्होंने कहा कि ये बिहार के और यूपी के लोगों ने आके किया, और पुलिस रिपोर्ट बताती है कि वहीं के इनके कार्यकर्ता थे टीएमसी के। और ये पहली बार नहीं है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारना, भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को चुन चुन कर मारना, क्योंकि उनकी एक विचारधारा है, क्योंकि वो नेशन फर्स्ट रखते हैं, क्योंकि वो सनातनी है, क्योंकि वो हिंदू होने पे गर्व महसूस करते हैं। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे भी पैदा हो गई थी। तो मुझे लगता है ये चिंताजनक विषय है, जहाँ पर आप टोपी लगाकर निकलो तो ये पीक सेकुलरिज्म बोलते हैं ना, पीक सेकुलरिज्म, जी। देखो कितना महान है हमारे सेकुलरिज्म। और वही आप टीका लगा दो, प्रधानमंत्री हिंदू है तो हम हिंदू कम्युनल तो हिंदू है तो हिंदू मंदिर ही जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक बात। पूजा करने के लिए हिंदू मस्जिद तो नहीं जाएगा, तो मंदिर ही जाएंगे। वहां पर जाओ तो वो तो सांप्रदायिक हो गए। अच्छा, ये बेगैरत लोग जिनका एग्जाम्पल देते हैं, या अमेरिका का एग्जाम्पल देते हैं, अमेरिका में देखो क्या, अमेरिका में जब वो शपथ लेते हैं ना राष्ट्रपति,
तो संविधान पे नहीं लेते, बाइबल पर लेते हैं। बिल्कुल और ठीक आज बात। तक अमेरिका के इतिहास में कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट बना है क्या? हम्म, कोई जू बना है क्या? नहीं बना। सिर्फ क्रिश्चियन बनते हैं। उस क्रिश्चियन में भी ज्यादातर कैथलिक बनते हैं, कैथलिक बनते हैं। ज्यादातर प्रोटेस्टेंट बनते हैं। दो कैथलिक बने, दो कैथलिक अब जॉन तक एफ बन कैनेडी चुके हैं। और शायद जो बाइडेन। हाँ, ये दोनों जो थे ये नॉन प्रोटेस्टेंट थे, मतलब ये कैथलिक थे। बाकी सब जो है वो प्रोटेस्टेंट ही बनते। तो जी। वहां पर तो कोई नहीं कहता कि भाई ये सेकुलरिज्म खतरे में है। वहां पर तो बराक ओबामा हो, ट्रम्प हो, बाकी सब लोग हो, वो चर्च जाते हैं, बहुत ओकेजन्स पे चर्च जाते हैं, संडे को चले जाते हैं। वहां पर कोई नहीं बोलता। यहाँ पर मोदी जी या कोई व्यक्ति टीका लगा दे या अपने मजहब के हिसाब से वो अपने धर्मालय में चला जाए तो बस यहाँ पर सेकुलरिज्म समाप्त है भाई। हज के लिए फंडिंग देना, हज हाउस बनाना, ये सेकुलर काम है, ठीक है ना। और अयोध्या आज जिस प्रकार से वो पूरी नगरी उभरी है, या काशी जिस प्रकार से उभरी है, जिससे कि करोड़ों पर्यटक वहाँ गए, धार्मिक स्वरूप से भी गए वहाँ पे और पर्यटन के रूप से भी गए वहाँ पर। उस पर्यटन की वजह से या उस धार्मिक विजिट की वजह से सभी के आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। बिल्कुल ठीक बात। पर वो कम्युनल है और हज हाउस सेकुलर है। ये देश में ये हो रहा है। अच्छा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जब ये बोलता हूँ ना, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोगों को महसूस होना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं सनातन की बात ना करूँ। ये मेरे कल्चर का हिस्सा है। कल्चर नहीं बदलता। मजहब तो तलवार की नोक पर, चावल की थैली पर, बहुत लोग बहुत चीज़ बदलते हैं, है ना, पर आपका जो मूल है वो नहीं बदलता। अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने बोला मेरा डीएनए इंडियन है। वहाँ पे तो रामलीलाएं होती हैं, वहाँ पर गरुड़ एयरलाइन है, वहाँ पे गणेश जी नोट पे हैं। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर हम लोग जो है अपने संस्कृति से हटना चाहते हैं। तो इसीलिए शहजाद पूनावाला भी दिवाली पे पूजन करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। आप मुझे बताइए क्यों ना करूँ मैं? आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल है ऐसे भाइयों का जहाँ पर बड़ा भाई उसके ऊपर कोई चुनौती आती है तो छोटा भाई जो है उनके खड़ाऊ रखकर वो व्यवस्था चलाता है जब तक बड़ा भाई वापस लौट के नहीं आता। दूसरी व्यवस्था वो होती है जहाँ एक भाई दूसरे भाइयों का सर कलम करके अपने बाप को जेल में बंद करके उसी कटे हुए सर को पेश करता है। एक पहला उदाहरण है प्रभु श्री राम और भरत और लक्ष्मण जी का। दूसरा है औरंगजेब का। आप बताओ, आप घर में कौन सा चाहोगे बच्चा? राम, प्रभु श्री राम। अब आप कोई अब्दुल से पूछो, कोई मोहम्मद से पूछो, कोई मोहित से पूछो, वो क्या बोलेगा? मेरे घर में औरंगजेब पैदा हो? नहीं बोलेगा। मोहम्मद और अब्दुल भी बोलेंगे मेरे घर में राम और भरत का उदाहरण हो भाइयों में। ठीक बात। तो दिवाली तो वही सेलिब्रेट करना है ना। दिवाली तो ये वैल्यू सिस्टम सेलिब्रेट कर रही है ना। अच्छाई की जीत बुराई पर। क्या कोई मुस्लिम नहीं चाहता क्या? मुस्लिम चाहता बुराई जीते क्या? जाहिर सी बात है। वो भी कौन सा आदमी रावण की टीम में कौन है भाई? हम तो राम जी की टीम में हैं, तो हम राम जी के जीत का जश्न मनाएंगे ना। तो ये इसमें सोचने वाली क्या बात है? दिवाली मनाना ही चाहिए, सबको मनाना चाहिए, सब मुसलमानों को मनाना चाहिए। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग तो उसको क्या बोलते हैं, जश्न चिराग। आपको जश्न चिराग बोलना बोलो, कोई समस्या नहीं। हमें पता है दिवाली दिवाली ही रहेगी, पर मनाओ तो सही। नहीं तो लेकिन जैसे आप खुद मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो जब मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में बैठते होंगे तो आपसे लोग सवाल नहीं पूछते होंगे? अरे मेरे कम्युनिटी के लोग ही सेलिब्रेट करते, क्या बात करते हैं आप? मेरी मदर जो है वो हमारी जो सोसाइटी है, पुणे में सोसाइटी वाला सिस्टम ज़्यादा चलता है। हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, बंगले वंगले भी होते हैं लोगों के, पर हम लोग जो है जैसे यहाँ पे RW होता है वैसे हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो मेरी मदर जो है वो बहुत लंबे समय तक चेयरपर्सन थी हमारी सोसाइटी की। बहुत पुरानी सोसाइटी है, 5 स्टार सोसाइटी। तो उसमें तो वो खुद चेयरपर्सन होने के नाते गणेश उत्सव का सेलिब्रेशन ओवरसी करना, या हमारे यहाँ पे वो पंढरपुर जाते हैं हमारे वारकरी लोग, तो वो उसके लिए व्यवस्थाएं करना, क्योंकि वो बीच में रुकते हैं, सोसाइटी में आते हैं, वहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, चलते जाते हैं ना पूरी जर्नी। जी। तो इसका आयोजन करना, दिवाली में आयोजन करना, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे का आयोजन करना। और इसमें सारे हमारे नेबर के जो मुसलमान हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, सब आते हैं। कोई समझता ही नहीं। गणेश जी जो है, जैसे आपको पता होगा कि गणेश चतुर्थी जो है, ये सेलिब्रेशन बड़े पैमाने में लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया। मैं पुणे से हूँ। लोकमान्य तिलक जी हमारे लिए एक प्रकार से देवता समान ही है। सावरकर जी हो, उस पर भी अलग कंट्रोवर्सी है, पर सावरकर जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, या लोकमान्य तिलक हो, ये हमारे लिए देवता समान है।
हाँ, तो हम इन्होंने शुरू किया था शिव जयंती और गणेश चतुर्थी की सार्वजनिक सेलिब्रेशन। पहले घर में तो होती थी जी। पर ये 10 दिन का एक सेलिब्रेशन कर, क्यों उस समय पे, ताकि लोग एकत्रित हो, बिना जाति मजहब देखकर एक सार्वजनिक मंच पे आए और उनमें एकता का भाव बने। तो ये ऐसा तो सेलिब्रेशन है। बहुत सारे हमारे जो पंडाल होते हैं उसमें मुस्लिम लोग जाके उस समय पे चाहे कलेक्शन करना हो डोनेशन का, चाहे आयोजन करना हो, चाहे मूर्ति बनाने का काम हो, चाहे वहाँ की व्यवस्था देखने का, वो सब मुस्लिम करते हैं। सब करते हैं। कोई ऐसा है ही नहीं। ये बहुत लिमिटेड एरियाज में ना ये एक नैरेटिव बनाया जाता है। वो भी क्यों? कांग्रेस की दुकान कैसे चलती है? मुस्लिम को डराओ, मुस्लिम को या तो बीजेपी के नाम पे डराओ कि ये मोदी आएगा आपको मार देगा, या आरएसएस के नाम आरएसएस आएगी मार देगी। और बेसिकली ये बीजेपी आरएसएस कोड वर्ड है। इनका बेसिक कहना ये है कि हिंदू आएगा आपको मार देगा। ये इसी डर पे ऑपरेट करते हैं। 50-60 साल तक कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ ही नहीं। यू स्टार्टेड योर जर्नी विद कांग्रेस। मैंने किया ना, तो मुझे तो पता ही है ना कि इनकी असलियत क्या है। मैं तो भुक्तभोगी हूँ उसका। तो उन्होंने कुछ मुसलमानों के लिए किया नहीं। सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा पीड़ित, ये क्यों हुए? सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो जीता जागता दस्तावेज है इनकी नाकामियों का। तो इनको गरीबी में रखो, इनको केवल डर दिखाओ और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करो। कांग्रेस ने कभी भी कोई ये मुद्दा उठाया मोदी के साथ कि यार मोदी जी आप ये बताओ कि आपने गर्ल्स स्कूल एजुकेशन, मुस्लिम गर्ल्स के लिए एजुकेशन के लिए इतना क्या हमने आपसे ज़्यादा किया था ना? वो क्या उठाएंगे इशू? ये अफजल को क्यों लटकाया, याकूब को क्यों लटकाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि खत्म करो, तो 3 तलाक क्यों हटाया? यूसीसी क्यों लाते हो? क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी ने मुस्लिम गर्ल्स की स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से 30% कर दी। मोदी जी ने घर घर, चाहे वो सुल्ताना का घर हो या शिल्पा का घर हो, घर घर सिलेंडर भेज दिया। 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने, 5 लाख का कवर मिला। तो क्या मोहम्मद को नहीं मिल रहा है क्या? 80 करोड़ राशन नहीं मिल रहा है क्या? 11 करोड़ उनको टॉयलेट नहीं मिले हैं क्या? 11 करोड़ टैप का कनेक्शन नहीं मिला है क्या? तो ये सारी चीजें मुसलमानों को भी मिली है। उल्टा मुसलमानों को तो ज्यादा एक प्रकार से मुझे लगता है बेनिफिट हुआ, क्योंकि जो सबसे गरीब वर्ग में से आते हैं वो उसमें मुसलमान भी हैं। और ये सारी स्कीम डिजाइन थी कि गरीबों को सबसे पहले ये मिले। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमानों का पहला अधिकार होगा, हमने हमेशा कहा गरीबों का होगा। जो गरीब है उसको ये इसका फायदा मिला। पर कांग्रेस का क्या पॉलिटिक्स होता है कि देखो ये हिंदू आएंगे, ये हिंदू जो है ना आपके धर्म के खिलाफ है, आपको प्रोटेक्शन हम देंगे, बाकी स्कूल मत मांगो, एजुकेशन मत मांगो, कुछ मत मांगो, टॉयलेट मत मांगो, गरीबी में पड़े रहो। और मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने इतना भी नहीं किया। ये लोग बोलते हैं ना रिप्रेजेंटेशन। आप बताओ कि 1980s के बाद जम्मू कश्मीर छोड़ के, क्योंकि वहां पे मुस्लिम बाहुल है, कहीं पर भी मुस्लिम सीएम बनाया क्या कांग्रेस ने? नहीं बनाया। बीजेपी को उंगली दिखाते हैं। तुमने कितने बना दिया बताओ ना? बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ तो मोदी जी जब आए सरकार में, आपको कई लोगों को बात नहीं पता, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ना, मंत्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट आईबी डायरेक्टर की होती है। खास करके जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत सीरियसली लेता है उसके लिए तो आईबी डायरेक्टर पोस्ट तो बड़ी पोस्ट है ना। जाहिर सी बात। अगर मोदी मुसलमानों से नफरत कर रहे होते हैं, आपको पता है आईबी डायरेक्टर कौन था? आसिफ इब्राहिम। और उन्हीं आसिफ इब्राहिम को फिर भारत का स्पेशल एनवॉय बनाया जब वो रिटायर हुए। और हमारा परमानेंट एम्बेसडर कौन थे यूनाइटेड नेशन में? सैयद अकबरुद्दीन। मोदी मुसलमानों से नफरत कर रहा है ये करके। सबसे ज्यादा सिविलियन पुरस्कार हाईएस्ट 15 से 20 मिले मोदी जी को देश दुनिया के। उसमें से 7 मुस्लिम देशों से मिले कम से कम। कौन से देश? सऊदी अरेबिया सबसे इंपॉर्टेंट, मक्का मदीना वहाँ पे, बहरीन, यूएई जो सबसे प्रॉस्परस माने जाते हैं, अफगानिस्तान जो सबसे ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, पैलेस्टाइन जो सबसे मतलब इमोशनल इशू माना जाता है, इजिप्ट जहाँ पर कायरो, जहाँ पे इंटेलेक्चुअलिज्म माना जाता है कि भाई थॉट प्रोसेस वहाँ से जनरेट होता है। ये सारे देशों ने मुसलमान विरोधी होने के लिए मोदी को सिविलियन से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया। आप बताओ आपको कितने मिले उस समय? तो ये नैरेटिव है कि मुसलमानों को हिंदू का डर दिखाओ, बीजेपी आरएसएस का डर दिखाओ, कुछ मत करो। और इस पूरी श्रृंखला में ना ये टीका जो है ना, ये कम्युनलिज्म का सिंबल है। आप देखो ना इनके नैरेटिव में भी आरजेडी के नेता ने बोला था कि टीका गुलामी की निशानी है। मतलब जो टीका पहनते, तिलक पहनते, वो गुलामी की। लोकमान्य तिलक के नाम में तिलक है भाई। फिर किसी एक आध और नेता ने बोला था
खड़गे जी ने बोला था सनातन आएगा, मोदी आएगा तो सनातन का राज। डीएमके ने बोला था सनातन समाप्त करो। फिर राम मंदिर को लेकर जो टिप्पणियां की गई कि राम जी का तो अस्तित्व नहीं है, राम जी मैथोलॉजिकल है, राहुल गांधी ने भी बोला देवता भगवान नहीं होता, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना था, ये राहुल गांधी ने बोला। फिर पूरे सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जो पहले सारे से चलते नेताओं आए, से, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वो तो फिर भी कहा जाता है कि वो ऑफिशियल था, अनऑफिशियल था, उसमें एक अभी तो खुलकर बोल रहे भाई साहब, अभी तो खुलकर बोल रहे हैं। और देखो अब वो स्थिति आई है कि जो ये नारा देते थे ना तिलक तराजू और तलवार, वो कहते हैं कि ये विष्णु नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये भी परिवर्तन देखने मिल रहा है एक तरफ, ये भी एक स्वीकार्यता आ रही है। आज महाकुंभ हाथी में नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये तो कुछ लोग अभी जन्यू कोट पे भी पहनने लगे। मंदिर भी चुनाव से पहले चले जाते हैं, पर अंदर से नहीं बदले। अंदर से नहीं, ऊपर से जन्यू डालने से कुछ नहीं होता ना। ठीक बात। अंदर क्या है आपके अंदर, आपके वही जहर बढ़ा हुआ है जो सनातन के विरोध में बार बार प्रकट होता ही है। और आप देखिए एक तरफ तो 67 करोड़ लोग महाकुंभ में गए, है ना। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे मैं कह सकता हूँ युवा थे। मैं तो खुद 2.5 महीने में वहीं था परमानेंट। युवाओं में एक सनातन को लेकर बड़ी जागृति आई है। आजकल आप अगर इंस्टाग्राम भी खोलो तो ठीक है, एक समय एक जगह पे बहुत अश्लील कंटेंट तो आता ही है, पर दूसरी तरफ मुझे इस बात से वो अच्छा लगता है कि भाई आजकल का युवा जो है वो मंदिरों में जाता है, मंदिर के बारे में, सनातन के बारे में इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं जो हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी और उसकी साइंटिफिक जो अप्रोच है, ठीक बात, क्योंकि ये कोई दक्यानुसी सोच नहीं है, ये एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जहां पर विज्ञान और विरासत इनमें कोई कलेश नहीं है। बाकी आप देखो कोई भी एब्राहमिक रिलीजन लो तो वहां पे विज्ञान हो सकता है या रिलीजन हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। कोई बोलेगा अर्थ इज फ्लैट, विज्ञान बोलेगा अर्थ इज राउंड, कलेश है और यहाँ पे वही डोमिनेट करेगा। वहां पे डार्विन थ्योरी नहीं मानते। तो जहाँ पे हर धर्म हर मजहब में विज्ञान और विरासत का कलेश चल रहा है, यहाँ पर विज्ञान और विरासत का एक समागम चल रहा है और इसको बताने का काम हमारे युवा कर रहे हैं। और वो महाकुंभ में भी हुआ, टेक्नोलॉजी भी आई, ट्रेडिशन भी चला, कल्चर भी था, पर कैंडिड वहाँ पे आपने उसको कवर भी किया। तो ये दोनों चीज़ें हो रही थी। तो एक तरफ वो उभार देखने मिल रहा है और दूसरी तरफ जो जिसको मैं कह सकता हूँ ना एक वोक बीमारी, वो लोग भी अग्रेसिवली आकर टारगेट कर रहे हैं। जितना अट्रैक्शन है सनातन के प्रति उतना ऑपोजिशन भी ये एक छोटा सा तबका लगातार कर नहीं। तो ये अब जैसे पहलगाम में इतनी बड़ी वारदात हुई, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान आता है, हाँ हिंदुत्व को दोष दे दिया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। इसमें थोड़ा एडिशनल एंगल ये है कि कांग्रेस आईएनसी नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये पीडब्ल्यूसी है, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। अच्छा, इनका दो है, एक तो ये है कि पहले तो पाकिस्तान को बचा देना है और दूसरा है कि अगर लगे हाथ हिंदू को गाली भी दे सके तो दोनों सोने पे सुहागा हो जाए। भाई इन्होंने 26/11 जहां पर कसाब पकड़ा गया जिंदा, तुकाराम मोमड़े जी ने अच्छा पकड़ लिया, वरना तो कलावा पहन के आए थे और तुरंत बुक भी तैयार थी कि इट वाज हिंदू टेरर। और अभी 1 साल पहले भी विजय वड़त्तीवार ने बोला है, उनके नेता है कांग्रेस के जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बहुत टिप्पणी की, उन्होंने बोला कि शहीद हेमंत करकरे जी को हिंदू पुलिस वालों ने मारा, मतलब कि वो हिंदुओं ने ही किया है, जबकि हम तहावुर राणा को लेकर आ गए एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे। तब भी आज भी कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि हिंदुओं ने 26/11 किया, हिंदुओं ने पुलवामा किया, हिंदुओं ने समझौता किया, हिंदुओं ने मालेगांव किया। ये हिंदू टेरर का बोगी बनाकर उन्होंने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्लीन चिट दिया। तो एक तो वो क्लीन चिट पाकिस्तान को देना है, इसीलिए पहलगाम के 24 घंटे के भीतर भाई हिंदुत्व की वजह से, भाई क्या जस्टिफिकेशन है भाई? तो ऐसा जस्टिफिकेशन फिर पाकिस्तान को बचा रहे हैं और इस तरफ मुस्लिम्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वोट बैंक को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, वहां पे एक गजब की बात आपने देखी, कुछ लोगों ने थियरी शुरू कर दी कि धर्म देखकर नहीं मारा गया जी, धर्म देखकर नहीं मारा गया, धर्म देखकर नहीं मारा। आतंकवादियों के पास टाइम नहीं था, ये कांग्रेस के एक नेता ने बोला, थिमैया नाम के। आतंकियों के पास कहाँ टाइम था धर्म देखकर इतना टाइम? हालांकि वहाँ के सारे टेस्टिमनी आए कि कलमा नहीं पढ़ने आ रहा है तो मार दिया, क्रिश्चियन को भी मार दिया क्योंकि वो मुस्लिम नहीं था, और चेकिंग करके, है ना। हाँ, उनका खतना है हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करके, ये भी खबरें आई हैं। फिर भी आतंकियों का धर्म नहीं है, आतंकवाद का धर्म नहीं है, पर एकाध कोई व्यक्ति वहाँ पे लोकल ने किसी को बचाया होगा
तो तुरंत आ गया तुरंत, कि वो yes. बचाने वाले का धर्म देख लो। वो उसका नाम आसिफ था, उसका नाम ये था। अरे भाई आप कितना हिपोक्रेसी लेकर चलते हो भाई। लिंचिंग हो तो हिंदू लिंचर है, क्योंकि जय श्री राम बोलकर लिंच किया गया है, ये इनके हिसाब से। टेरर हिंदू टेरर है, और पहलगाम में जहाँ चेकिंग करके मारा वो मुस्लिम टेरर नहीं है, या वो इस्लामिस्ट जिहाद नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड ये तो लाते double कहाँ standard से? है। और उसमें भी फिर हिंदुत्व को दोष। और उसमें हिंदुत्व को दोष, और उसके बाद में ऑपरेशंस पर सवाल उठा दिए हैं शहजाद भाई। देखिए स्टेप बाय स्टेप था वो। अच्छा, पूरी एक इनकी पूरी स्टेप स्ट्रेटजी बाय थी। स्टेप। पहला स्टेप था स्टेप 1, सेव पाकिस्तान। ओके, तो पहलगाम का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुत्व पे दिया। उसके तुरंत बाद, उस स्टेटमेंट के तुरंत बाद पाकिस्तान ने एक ग्लोबल नैरेटिव शुरू कर दिया कि देखो हिंदुत्व का एक किया जा रहा है। उन्होंने तो अपनी एम्बेसी के बाहर वो चिपका भी दिया था कि हिंदुत्व फोर्सेस है, और दोनों की स्टेटमेंट्स एक ही मैच हो रही थी। फिर स्टेप 2 था कि इसके बाद तो मोदी जी ने बोल ही दिया था कि भाई आतंक को मिट्टी में मिला देंगे और कल्पना से ज्यादा आपको सजा भुगतना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सैन्य एक्शन की ओर ही वो इशारा था। तो चन्नी जी ने और अजय राय जी ने सेना का मखौल उड़ाना शुरू किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई प्रमाण नहीं है, और वो रफाल का टॉय प्लेन बनाकर। तो सेना के मनोबल पर चोट। तो पाकिस्तान मेरा भाईजान, सेना का अपमान, ये कांग्रेस की बन गई पहचान। अच्छा, और फिर जब पाकिस्तान सिंदूर मेरा हुआ, भाईजान, सेना का अपमान, ये कांग्रेस की पहचान। हाँ, चलानी है वोट बैंक की दुकान, चलानी है वोट बैंक की दुकान, इसलिए ये करते हैं पाकिस्तान का हर बार गुणगान। तो ये पर ये फिर ऑपरेशन सिंदूर अभी जो थमा नहीं है जी। वो ऑपरेशन सिंदूर का जो हमने एक स्वरूप देखा, जिसमें कि 9 आतंकी कैंप और 11 बेसेस तबाह कर दिए गए। उसके बाद एक नैरेटिव शुरू हुआ कि छुटपुट था, खड़गे जी ने बोला फेलियर था, सरेंडर था, इसको कम करके आंकना। और हमारे कितने विमान गिरे, पूरी दुनिया मान रही है कि हमने पाकिस्तान की मतलब अप्रत्याशित कुटाई की। एक न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर पहली बार, अमेरिका ने भी नहीं किया है, वो नॉन न्यूक्लियर पावर देश में जाता है। इजराइल ने भी अभी जो ईरान पे जो है वो नॉन न्यूक्लियर है। हमने न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर 250-300 किलोमीटर, जहां इनका रावलपिंडी है, वहां पे बेस तबाह कर दिया। और उनका आर्मी चीफ कह रहा फजर की नमाज से पहले ये शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ दोनों ने माना कि भाई बहुत से पहले मार गए। और पाकिस्तान के तो डॉसियर में केवल ये 19 इलाकों का नहीं है, उन्होंने तो माना कि 28 बेस टू है। बताइए। और जो पाकिस्तान जो है वो मान रहा है, पर ये मानने को तैयार नहीं। इसके लिए मैं बोलता हूँ LOP का मतलब इनके लिए लीडर ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। राहुल गांधी, आज जैसे वो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई ना, वो यूट्यूबर, हाँ, तो राहुल गांधी ने सोचा कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन हो गए, ज्योति मल्होत्रा जेल में चली गई, तो मैं पाकिस्तान के लिए कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू कर दूं। तो भाई साहब और उनकी पार्टी उसी में लगे हुए हैं। आज भी उनका नैरेटिव, अब देखो ना कितनी मुंह की खाते हैं। अभी इन्होंने बोला कि आसिम मुनीर को US में बुलाया आर्मी डे के लिए, भारत फेल हो गया। क्या हुआ? वॉशिंगटन का स्टेटमेंट है कि कोई दावत नहीं दी गई उसको। बिल्कुल। उन्होंने बोला G7 में मोदी जी को नहीं बुलाया है, भारत को नहीं बुलाया, इंडिया फेल हो गया। G7 के प्रधानमंत्री भी कनाडा का, और उनका लीडर ऑपोजिशन भी बोल रहा है कि भाई भारत को तो आना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने बोला रशिया और पाकिस्तान का MOU हो गया, रशिया ने बोला भाई कोई MOU नहीं हुआ हमारा उनके साथ। वो इस प्रकार का झूठ। और मैं बोल रहा हूँ देखो, मोदी विरोध करो ना, बीजेपी को गाली दो ना, रोज गाली दो, पर मोदी विरोध करते करते आप सेना का अपमान, आप सांसदों का अपमान, जो सांसद गए उनको आतंकियों से तुलना कर दी। जयराम रमेश ने बोला आतंकियों की तरह घूम रहे। तो ये सेना और सांसदों का अपमान करना केवल मोदी विरोध में, ये कांग्रेस का एक डिफॉल्ट सेटिंग बन चुका। और आप इसकी तुलना कीजिए कि जब वाजपेयी जी थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो जब 71 हुआ तो 71 के युद्ध में क्या हमें डैमेज नहीं हुआ होगा? क्या कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा। आपको कोई स्टेटमेंट याद आ रहा है वाजपेयी जी का? आपको एक ही स्टेटमेंट याद आएगा कि उन्होंने इंदिरा जी की प्रशंसा की। दुर्गा नहीं कहा था उन्होंने, वो उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था, पर उन्होंने प्रशंसा की, सरकार सेना के साथ खड़े रहे। 94 में भी, 90s में भी जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो वाजपेयी जी डेलीगेशन को लीड करते हुए गए थे जी। और यहाँ से कोई भाजपा वाले ने ये नहीं बोला कि भाई ये आतंकियों की तरह डेलीगेशन गया है, या उसी डेलीगेशन को अंडरमाइन करना। अपने ही नेता शशि थरूर, मनीष और सलमान, मैं कहता हूँ SMS, एक तरफ 3 R थे, RRR, रमेश, राहुल, रेवांत, जो PPP पाकिस्तान परस्त पलटन, और दूसरी तरफ SMS लगातार आ रहा था कि भाई भारत के साथ खड़े रहो। DGMO का, उनका DGMO हमें कॉल किया, ट्रंप का कोई मीडिएशन नहीं हुआ, पर यहाँ का RRR, रिडिकुलस राहुल, रिडिकुलस रेंटिंग राहुल,
ये लगा रहा कि भाई पाकिस्तान परस्ती करते रहो। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि हम तो जब सर्जिकल स्ट्राइक करते थे तो हम हल्ला नहीं मचाते थे, उसका गुणगान अरे नहीं भाई साहब, करते थे। ये एक सेकंड मैं एक डिबेट देख रहा था, आप ही उसको चुप करा रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता मैंने को। पहले उनको सिर्फ इतना पूछा कि आप पहले मुझे बताओ कितने सर्जिकल स्ट्राइक हुए, क्योंकि आरटीआई का जवाब आया, डीजीएमओ ने जवाब दिया, सरकार नहीं जवाब देती, इसका डीजीएमओ देता है, डीजीएमओ ही अनाउंस करते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक 14 से पहले नहीं हुआ। हमारे जमाने में जब 16 में और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो डीजीएमओ ने और आर्मी के ऑफिशियल्स ने ब्रीफ किया, ऑपरेशन सिंदूर भी ऑफिशियल्स ने ब्रीफ किया, आर्मी के ऑफिशियल्स ने, और फिर डीजीएमओ आए। उससे पहले कर्नल सोफिया थी और व्योमिका सिंह जी थी इन कमांडर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बता दो कि डीजीएमओ का कोई स्टेटमेंट बता दो, वो बता दो कि भाई ये इस समय इस दिन पे डीजीएमओ ने कोट किया, वो नहीं बताते। अब वो कौन बता रहे? कमांडर राहुल का स्टेटमेंट है कि 3 स्ट्राइक हुए, कमांडर जयराम रमेश का स्टेटमेंट है कि पता फलाना किए, कमांडर शरद पवार ने बोला कि फलाना किए, कमांडर पवन खेड़ा बोल रहे कि अरे उन कमांडर का कौन बात मानने वाला है? आप डीजीएमओ का स्टेटमेंट दिखाओ ना। और सब हर रोज एक नया प्रवक्ता आता था, एक सर्जिकल स्ट्राइक बढ़ा देता था। मैंने बोला बाकी सब कंट्रोवर्सी छोड़ो, 26/11 के बाद कौन सी वाली की वो बता दो। 26/11 के बाद इन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था, अब मुंह तोड़ जवाब स्टेटस है। और ये वो लोग हैं जो डीजीएमओ के द्वारा अनाउंस सर्जिकल स्ट्राइक को बोलते थे खून की दलाली है। बिल्कुल ठीक बात है। सेना के चीफ को सड़क का गुंडा बोला। ये वो बेगैरत लोग हैं कि कारगिल के बाद हम लोग एक कारगिल विजय दिवस मनाते थे, 5 वर्षों तक इन्होंने मनाया नहीं मनाया, जब तक राजीव चंद्रशेखर ने उठकर इस विषय को इतना दबाव डाला। ये सेना विरोधी इनकी मानसिकता ऐसी रही है कि इन्होंने 9-9, 10-10 साल बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदा, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, नेशनल वॉर मेमोरियल 50 साल पुरानी मांग नहीं दी, ना कोई मॉडर्न आधुनिक हथियार खरीदे। वो डिफेंस मिनिस्टर हमारे बोलते थे कि एलओसी और एलएसी पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है क्योंकि उससे उनको दुश्मन को फायदा हो जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। आज इस देश में ओसामा जी कहने वालों की ओसामा जी मानसिकता कहते हैं आतंकियों का महिमा मंडन, और वहां से भी हाफिज सईद भी इनको फेवरेट पार्टी बोलता है। आज इस देश में आप देखो तो हम लोग डिफेंस गुड्स केवल बेस्ट रफाल और जो बाकी मॉडर्न वो लाए नहीं है, बल्कि हम ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करते हैं। हमने अभी AK सीरीज की राइफल्स बनाना शुरू किया अमेठी में, और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स 23,000 करोड़ पहुंचा है। बिल्कुल ठीक बात। ये परिवर्तन हुआ। हर दिवाली के समय पर प्रधानमंत्री जी फोर्सेस के साथ होते हैं, और वहां पे आप सड़क का गुंडा बोलते थे। तो ये सेना का अपमान, सांसदों का अपमान, संस्थाओं का अपमान, ये करना इनकी पहचान बन चुकी है केवल मोदी विरोध में। बिल्कुल ठीक बात। और अप्रोच वही है। एक प्रसंग है पंचाधिक शतम, आपको शायद पता ही होगा कि परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परायस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। युधिष्ठिर समझाते कौरवों को कि हम 100 बनाम 5 तो है, सुन लीजिए, पर जब एक्सटर्नल थ्रेट होता है तो हम 105 है, हम 100 बनाम 5 नहीं है। ये पंचाधिक शतम हम कैसे भूल सकते हैं? कमाल है, आपको याद है, ये बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है, ये विषय भी बड़ा नहीं, है। ये तो हमारी जीवन शैली का हिस्सा है ना, ये तो हम करते ही है ना। हमारे ऊपर जब चैलेंज आता है, मान लीजिए आप सोसाइटी में रहते हैं, वैसे आप अपने नेबर से पार्किंग को लेकर बहुत झगड़ा करते होंगे, पर मान लीजिए किसी दिन कोई अथॉरिटी आ गई और बोलने लगी ये सोसाइटी का ये गलत है, तो आपका नेबर और आप दोनों मिल जाते हैं ना अथॉरिटी के सामने कि यार ये गलत नहीं है। ये तो हम लोग का जीवन हिस्सा है। बिल्कुल ठीक कि हम एक हो जाते हैं जब बाहर से खतरा आता है या बाहर से कोई आता है। हम कैसे नहीं कर सकते यार? तो आप इसीलिए कहते हैं कि मैंने कहीं देखा था लिखा हुआ, मेरा धर्म इस्लाम है, संस्कृति हिंदू है और विचारधारा धर्म नहीं बोल सकते, मजहब मजहब क्योंकि हम धर्म को ना गलत उसको ये करते हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन एक ही है, बाकी तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ये धर्म एक ही है, बाकी तो मजहब है, पूजा पद्धतियां हैं। तो मजहब से अच्छा, आप मानते हैं इस चीज को? कौन कैसे नहीं मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते हैं? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? जहां धर्म वहां जीत। तो वो कौन से धर्म को, किसी एक स्पेसिफिक धर्म की बात कर रहा है क्या? ये सबका, सनातन धर्म तो सबसे प्राचीन सबका है, हम सब सनातनी हैं। नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं। हाँ, कुछ लोग मुस्लिम बन गए, कुछ लोग जो है उनकी पूजा पद्धति जो है वो क्रिश्चियन है, या वो अलग अलग हो सकता है, पारसी है, वो सब पंथ अलग हो गए। हाँ, पंथ अलग है। हम पंथ निरपेक्ष हो सकते, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। सेकुलरिज्म की ये विकृत परिभाषा ही उसकी समस्या की जड़ है। ये नेहरू जी ने जो ये सेकुलरिज्म, ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, फर्जी सेकुलरिज्म, वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा जो मैंने बाहर किया, जो ये फर्जी सेकुलरिज्म थोपा है ना हमारे देश पे, इसी के चलते धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है भाई? आपका क्या मतलब है कि अधर्म होना चाहिए?
अधर्मी राजनीति कैसे हो सकती है? महात्मा गांधी बोलते थे कि भाई राजनीति में तो धर्म होना चाहिए। राम राज्य की परिकल्पना उन्होंने दी थी। तो धर्म कैसे निकल सकता है पॉलिटिक्स से? पॉलिटिक्स धर्म के साथ ही की जाती है, वरना तो अधर्म हो जाएगा। राइचियसनेस है ना धर्म का मतलब। सनातन धर्म इज राइचियसनेस। अब आप बताओ कि आप एंटी राइचियसनेस है क्या? हाँ, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, पर आपकी पूजा पद्धति, तो मैंने कहा कि मेरा मजहब हो सकता है इस्लाम है, पर मैं कल्चर से एक भारतीय हूँ, इंडियन हूँ। इंडिया फर्स्ट है। तो मजहब और धर्म ऐसा नहीं कि एक ही शब्द के दो पर्यायवाची हैं? ना, मजहब का अर्थ हिंदी में क्या हुआ फिर? मजहब का अर्थ हुआ हिंदी में पंथ, या मजहब का अर्थ हुआ मतलब हिंदी में और उसका पर्यायवाची मैं नहीं जान सकता हूँ, पर हो सकता है। लेकिन आपके हिसाब से धर्म और मजहब दोनों अलग अलग? धर्म एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ओके, एक अम्ब्रेला है। धर्म एक अम्ब्रेला है, उसमें आप चाहे कोई भी, उसके नीचे ये सब, हाँ, ये जो है मतलब ब्रांचेस है अलग अलग। मैं नहीं कह रहा कि एक बेहतर है या दूसरा बेहतर है, वो आप अपना निर्णय करो, आपको जो मार्ग अपनाना है। पर सनातन जो धर्म है वो सब उसके अंदर आते ही हैं, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सनातनी नहीं हूँ। ये मतलब ये हमारी आइडेंटिटी, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे आदर्श, इसका एक लार्जर, वो एक मैं कह सकता हूँ अम्ब्रेला है। मतलब आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं मैं सनातनी हूँ। आप सनातनी हैं? हाँ बिल्कुल। और दोनों देश उसमें, और इस देश के सारे मुसलमान सनातनी? बिल्कुल। अब वो बोलेंगे कि हम हिंदू भी नहीं है। हिंदू कैसे नहीं है? हिंदू भी है वो। अच्छा, मुसलमान हिंदू भी हैं? हाँ, क्योंकि हिंदू ज्योग्राफिकल टर्म है, वे ऑफ लाइफ है। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि हिंदू और हिंदुत्व इज वे ऑफ लाइफ। हमारी वे ऑफ लाइफ यही है ना। हमारी वे ऑफ लाइफ अरब थोड़ी है भाई। तो क्या जो अरबी लोग कपड़े पहनते या खान पान रखते, ये रखते क्या? असदुद्दीन ओवैसी से भी मिले थे क्या आपने समझाया क्या उनको? अभी उनका हृदय परिवर्तित हुआ है? असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं नहीं समझा सकता, उनको तो देखो खुद ही समझना होगा, और कुछ समझने भी लगे हैं। जब वो इस बार अभी आपने भेजा ना उस डेलीगेशन में, आपने उनको भी भेजा, आपकी सरकार ने? देखिए, पार्टी की सरकार। समस्या तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी समझ गए कि भारत को प्रथम रखना है, पर राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पा रहे? असदुद्दीन ओवैसी को समझाना मेरा काम नहीं है। उनको तो खुद समझना होगा कि अगर वो मुसलमानों का दम भरते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है, फिर वो सेकुलरिज्म का पार्ट भी पढ़ाते हो। नाम पार्टी में मुस्लिमीन है, ऐसा तो नहीं है कि भारतीयों के MIM का फुल फॉर्म, पूरे भारतीयों को भी एक नहीं करना है, सिर्फ मुस्लिमीन को एक करना है। फिर वो हमको सेकुलरिज्म का पार्ट भी पढ़ाते हैं, ठीक है, वो उनको देखना है। पर वो भी 50-60 साल पुरानी पार्टी है उनकी, अब तक वो हैदराबाद के बाहर ज़्यादा नहीं जा पाए, तो वो उनको एनालाइज करना है। आज उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया है जिसमें उन्होंने भारत को प्रथम रखा है, पाकिस्तान को एक्सपोज किया। मैं उनका स्वागत करता हूँ। बंद घड़ी भी सही समय दिखाती है ना, 2 बार तो सही समय आएगा ही बंद घड़ी भी, तो अच्छा है, तो बार बार दिखाए सही समय। हम तो यही मांग करेंगे, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। पर मेरा कहना ये है कि भाई जो असदुद्दीन ओवैसी भी समझ रहा है कि नेशन फर्स्ट, वो राहुल गांधी क्यों नहीं समझ रहे? मतलब राहुल गांधी को आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि जो पार्टी दावा करते हम फ्रीडम स्ट्रगल में थे, उनको MIM पार्टी से कम नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट या उनसे सीख लेनी पड़ी, ये स्थिति आ गई है। अच्छा, राहुल गांधी से इतनी तकलीफ आपको व्यक्तिगत है क्या? नहीं, मुझे 2008 में यू स्टार्टेड योर करियर विद कांग्रेस। जो देश के साथ गद्दारी करेगा और जो देश के हितों को नुकसान करेगा, मेरी उससे व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। अच्छा, तो राहुल गांधी कोई स्पेशल केस नहीं। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना चाहते थे कांग्रेस का? मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि राष्ट्रीय अध्यक्षता के लिए कांग्रेस में चुनाव हो, चयन ना हो, ओके, ताजपोशी ना हो। तो आपने अपना नाम भी आगे किया था क्या? मैंने अपना नाम इसलिए सिद्धांत के रूप में एक बोला था कि अगर कोई और नहीं मिल रहा है आपको तो मैं कंटेस्ट करता हूं, पर प्रोवाइडेड कि वो कॉन्टेस्ट हो, प्रॉपर इलेक्शन हो, कोरोनेशन ना हो। और क्योंकि उन्होंने मेरा नाम भी आने नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं आ जाता मान लीजिए, तो फिर सारी जो प्रोसेस से वो इलेक्शन हो रहा था सो कॉल्ड, उसको उनको मुझे बताना पड़ता। और आप कि डेलीगेट कैसे चुने गए, जो इलेक्शन में वोटिंग करते हैं, डेलीगेट चुने गए, तो कहाँ हुआ वो चुनाव? डेलीगेट्स का चुनाव कहाँ हुआ? अच्छा, वो हुआ ही नहीं? कहाँ, कुछ नहीं हुआ। सोनिया गांधी जी ने नाम भिजवाया तो सब ओके कर दिए स्टेट प्रेसिडेंट ने, तो वहाँ के डेलीगेट बन गए। अब सोनिया गांधी ने जिसको बनाया वो क्या राहुल गांधी के नाम के अलावा कुछ नाम देगा क्या? जैसे बीजेपी का मानो
तो बीजेपी में जो है एक रोबस्ट सिस्टम से हर स्टेट में होता है जी। आप अलग अलग आप देख सकते हो कि नीचे के लेवल से पहले चुनाव शुरू होते हैं, ऊपर तक जाता है। हाँ, जहाँ पे सर्वसम्मति से चुनाव होता है वहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, सर्वसम्मति से हो गया, ठीक है, वो मैं मान सकता हूँ। पर यहाँ पे ना सर्वसम्मति थी ना यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया थी, जो उनके संविधान, कांग्रेस के संविधान में लिखा है। कांग्रेस अपना संविधान मानती नहीं, कांग्रेस अपने चुनाव करवाती नहीं और चुनाव आयोग को गाली दे रही है। संविधान बचाओ की बात करें, आप अपने पार्टी का तो संविधान बचा देते। तो ये कांग्रेस का जो दोगलापन तो है, आप तो कहते हैं फैमिली बिजनेस है इनका। मैंने उसको थोड़ा तब्दील किया है। अच्छा। वो तो है ही, वो कंपनी में अलग अलग टाइप के होते हैं। एक कंपनी होती है कि सोल ओनरशिप वाली कंपनी, कुछ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ में इंडिपेंडेंट, कुछ पब्लिक लिस्टेड होती है, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, कुछ फैमिली रन बिजनेस। तो ये फैमिली रन बिजनेस तो मैं बुला रहा था, पर अब मैंने इसको थोड़ा अफगानिस्तान पे स्टडी करने के बाद इसको कबीला बोला है। अच्छा। ये कबीला है, कांग्रेस एक कबीला है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस कबीला है, तबेला नहीं, कबीला। तबेला बोल सकते हो क्योंकि घोड़े, वो बाराती लंगड़े और वो कौन से वो रेस के घोड़े सब। तो कुछ लोग बोले तबेला है, नहीं मैं बोलो कबीला कबीला। है। हाँ, तबेला मत वैसे बोलो। तबेला तो भैंस का होता है। स्टेबल को तो क्या बोलते हैं हिंदी में? तबेला नहीं बोलते क्या? स्टेबल, अस्तबल, अस्तबल। हाँ, अस्तबल। हाँ सॉरी, कांग्रेस। यार भैंसों की मैंने बेइज्जती कर दी यार। नहीं, वो राहुल जी ने तो अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ा वगैरह बहुत बताया है, लंगड़ा कौन है और अच्छा, दौड़ता कौन है। पता नहीं राहुल जी कौन सा घोड़े बने फिर 99 चुनाव हार के। बारात के अभी लक्ष्मण सिंह जी, दिग्विजय सिंह के भाई जी, उन्होंने राहुल को बोला है, मेरे शब्द नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करता, मेरी तो खुद की आपके शादी कोई नहीं शब्द होते ही नहीं, आप कहाँ होते तो हैं? मैं तो केवल कोट कर रहा हूँ। क्या है कि उन्होंने बोला कि तुमको क्या पता बाराती घोड़ा क्या होता है, तुम्हारी बारात नहीं निकली, ऐसा उन्होंने बोला। अच्छा, मैं तो नहीं बोल सकता, मेरी खुद की बारात नहीं निकली है, तो मैं तो इस चीज़ पे अग्री नहीं करता, पर उन्होंने बोला है, उनके शब्द है, फिर उनको पार्टी से निकाल दिया। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस में जैसे वो कहते हैं ना, डेमोक्रेसी मुक्त करके रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन मुक्त करके रखा है, इलेक्शन मुक्त करके रखा है, और ये रोज़ मोदी जी को आके बोलते हैं कि मोदी जी आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी फॉलो नहीं कर रहे, अपने घर में तो किया नहीं। तो मैं उसका एक प्रतीक हूँ। जब ये कांग्रेसी सामने आता है ना तो और बोलते हैं कि देखो हम कितने डेमोक्रेटिक है, तो मैं उनका जीता जागता वो भुक्तभोगी हूँ उनकी डेमोक्रेसी का। ओके भाई मैंने ये क्या बोला, मैंने से बोला कि सिस्टम से चुनाव करो। मैंने तो राहुल गांधी उस समय पर कुछ नहीं व्यक्तिगत बोला था। मैंने से बोला कि भाई चुनाव की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। हाँ, जो शशि थरूर जी ने भी बोला अभी, वो जब खड़गे जी के साथ सो कॉल्ड इलेक्शन हुआ, तो उसके वो बोलने को लेकर उन्होंने मुझे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया, वैसे फेंक दिया। अब देखो मोदी जी को बोलते हैं कि देखो डिक्टेटर है मोदी, मोदी जो है वो इनटॉलरेंट है मोदी जी को मैं जब से कांग्रेस में था तब से लेकर जब तक मैं कांग्रेस में मेरा ये हुआ तब तक मैंने मोदी जी को क्या नहीं बोला, सब बुरा बोला जी। मोदी जी इतने इंटॉलरेंट थे, फिर भी मुझे उन्होंने अपनी पार्टी में लिया और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। और हाँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना। और जो कांग्रेस के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित था, उस पर मैंने सिर्फ बोला कि कांग्रेस केवल कॉन्स्टिट्यूशन अपना फॉलो कर दे, तो उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। उन्होंने बोला कि परिवार तंत्र के सामने संविधान तंत्र नहीं चलता। तो कौन टॉलरेंट है, गांधी परिवार, नेहरू परिवार या मोदी? बीजेपी परिवार। टॉलरेंट कौन हुआ? ये लोग आके मुझे रोज बोलते हैं, मेरे जो डिबेटर हुए वो बोलते साहब आप तो 10 साल पहले ये बोलते थे। मैंने बोला ये आप मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हो ये बोल के कि मोदी जी इतना सब कुछ मैंने बोला, फिर भी उन्होंने टैलेंट के हिसाब से मुझे जगह दी, और मैं इतना टैलेंटेड और समर्पित था, आपने फिर भी जगह नहीं दी क्योंकि मैंने सिस्टम मांगा। अभी वो देखो ना, शशि थरूर के साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? हेमंता बिस्वा शर्मा जी, उनका तो इतना अपमान किया। मतलब एक नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति का, असम के व्यक्ति का कुत्ते वाला बिस्किट आप डालोगे क्या? और क्यों? क्योंकि वो गोगोई परिवार से नहीं थे। और गोगोई परिवार के तो अब क्या लक्षण निकले हैं पाकिस्तान से, ISI से कनेक्शन, वो तो निकल ही रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा का जो उन्होंने अपमान किया, पूरा नॉर्थ ईस्ट मुक्त कर दिया कांग्रेस। ठीक कर दिया ना। कहाँ है भाई? 40-50 सालों से कई जगहों पे सरकार नहीं है कांग्रेस की वहाँ पे। और असम में अभी 10 साल से सरकार नहीं, त्रिपुरा में तो 20-30 साल से सरकार नहीं है। 20-30 साल हो गए। और यहाँ पे बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में समर्थन मिलेगा, जहाँ पे तो क्रिश्चियन ज्यादा है बहुत सारी जगहों पे, मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी है। ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में डोमिनेट कर रहा है बीजेपी। तो आपने एक असम में डोमिनेट करना ही अपने आप में बड़ी बात है, जहाँ पे तो
35-40% आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ है, जितने तो बांग्लादेशी और घुसा बहुत दिए सारे बहुत पुरानी सारे सरकारों हाँ, में। जो असम के मुसलमान हैं, जो देसी मुसलमान हैं, उनसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो वहाँ के हैं, वो तो उनको तो बहुत गर्व होता है अपने अहोमिया संस्कार संस्कृति पे, वो तो हमारे ही है। पर जो बाहर के हैं उनको आपने बसा बसा कर ये स्थितियां पैदा की। बंगाल में भी स्थिति विकट हुई, पर हमने असम में कम से कम चलो फेंसिंग कर दी है, बाकी जगह फेंसिंग कर दी है, पर बंगाल में क्योंकि वहाँ पे हमारी सरकार नहीं है तो ममता जी रोकती है, उनका घुसपैठियों के प्रति तो विशेष प्रेम है। क्या लगता है वैसे आपको क्या होगा बंगाल का? देखो, लोग हमेशा कहते हैं कि आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रवादी शासन आने वाला है, आने वाला है, बिल्कुल आने वाला, 26 में राष्ट्रवादी शासन आने वाला है। अभी 2 दिन पहले मैं सुकांता जी से मिला हूँ। आप देखिए आने वाला है, क्योंकि जो देखो 21 में तो इन्होंने बहुत चीज़ें करके ये लोग जीत गए, उस समय पर भी लोगों में आक्रोश था, उन्होंने ममता दीदी को हराया। और 21 के बाद जो हुआ है, एक तो सबसे बड़ा विषय है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मिसगवर्नेंस है, करप्शन। अब वो एसएससी वाला स्कैम निकला, उसमें हजारों टीचर्स की ग्रुप सी ग्रुप डी हमारे बच्चों की नौकरियां चली गई, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करे। वो पहाड़ नहीं मिला था, पैसों का पहाड़ था, और उनकी गर्लफ्रेंड वाला जी, जिसको पहले उन्होंने डिफेंड किया। फिर वहाँ पे हर चीज़ में कट मनी, करप्शन, कमीशन, ये बहुत चरम पे पहुँच गए। दूसरा वहाँ पे घंघोर अपीजमेंट, मतलब वहाँ पे तो मुर्शिदाबाद की स्थिति देखो ना भाई साहब, वहाँ पे मतलब हिंदू है तो आप मारे जाएंगे क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये मेरे बयान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, जिसमें कि हाई कोर्ट की टिप्पणी आई थी, रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर बन चुका है। उस केस में 5 टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हिंदू महिलाओं के बहुत ज़्यादा वो किया था, और उनको बेल फिर भी मिल गई, क्योंकि पुलिस कुछ करती नहीं है, और वहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल कैंसिल करते हुए साफ साफ लिखा है कि इन लोगों को, जो हमारे समर्थक थे, इसके लिए टारगेट किया गया है बिकॉज दे वर द हिंदूज एंड दे वर इन द सैफरन आइडियोलॉजी। ये खुद बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है। आप रिपोर्ट पढ़ लो ह्यूमन राइट्स की जो आई है, कि 21 के बाद कैसे हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया। भाई जय श्री राम बोलते तो अरेस्ट हो जाते हैं, हुमायूं कबीर ओपनली धमकी देता है कि हिंदुओं को काटा जाएगा। इनकी अब देखो, एक लड़की ने टिप्पणी की प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हाँ, मैं उसको ठीक नहीं मानता, नहीं करनी चाहिए, किसी के भी पैगंबर देवता पे नहीं करनी चाहिए। पर इनकी एक नेत्री है सायोनी घोष, उसका वो ट्वीट है जिसपे लिंग पर, और मैं माफ़ी चाहता हूँ बोलने के लिए, पर आप देख लो वो ट्वीट पर लिंग पर कॉन्डम चढ़ाया जा रहा है। आपको तकलीफ नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है भाई। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ किसी ने बोला, केस कीजिए आप, नो प्रॉब्लम, सर तन से जुदा करने का तो किसी को अधिकार नहीं, केस कीजिए, केस के हिसाब से चलिए, कोई समस्या नहीं, ओके। और हिंदुओं की भावना क्या आहत नहीं होती हैं? वो भी आहत होती हैं। हम हमारी क्या भावना है? और शिवजी के बारे केले का में ठेला थोड़ी है। और कितनी ऐसी टिप्पणियां आई हैं शिवजी के बारे में, शिवलिंग के बारे में, ये टीवी पे बैठने वाले लोगों ने। बिल्कुल ठीक बात। कोई वो रोड पे जो हम लोग बनाते हैं ना फुटपाथ पे, वो ताकि वो गाड़ी अंदर ना जाए, तो उसको लेकर बोल रहा है ये शिवलिंग है। कोई बोल रहा है राम देवता नहीं है, कोई राम मंदिर को बोल रहा है कि ये शोपीस है। इनके टीएमसी के नेता का बयान, माँ काली और माँ दुर्गा को लेकर कि कुछ बयान महुआ मोइत्रा ने किए थे। इतने सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ हिंदू विरोध इतना है कि भाई बंगाली भाषा में रामधेनु बोलते रेनबो को, उसको रंगधेनु कर दिया। भाई इतनी नफरत राम से, उसको रंगधेनु कर दिया। बिल्कुल ठीक, इतनी नफरत है। ये लेफ्टिस्ट वाले लोग भी, और इनके लेफ्टिस्ट के बड़े नेता का नाम सीताराम था। मैंने बोला इधर से भी निकाल दो सीताराम। रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं शहजाद भाई, रिपोर्ट कह रही थी कि 3 साल में अप्रत्याशित तरीके से जनसंख्या बढ़ गई मुर्शिदाबाद में। हाँ, तो इतने लोग बाहर से, बांग्लादेश से एंटर हो गए हैं अंदर में, सीमाओं से अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है जनसंख्या, जो कि आप इस चीज को नेचुरली नहीं बढ़ सकती इतनी जनसंख्या। गृह मंत्री जी ने समझाया पूरा। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है बड़ा लंबा है, उसको जब से हमारी सरकार केंद्र में बनी, फिर एक एक करके हमारी जो राज्य सरकारें बनी, तो हमने जहाँ जहाँ था वहाँ पे उसको फेंस कर दिया, और आधुनिक एकदम मॉडर्न फेंसिंग 80-85% कंप्लीट कर दिया। बंगाल का जो हिस्सा है वो मैडम करने नहीं देती। बीएसएफ का जुरिडिक्शन 50 किलोमीटर तक बढ़ाओ तो ये धरने पे बैठ जाती है मैडम।
अच्छा। BSF CRPF और हमारे फोर्सेस के बारे में तो क्या क्या नहीं बोला अभी। ऑपरेशन सिंदूर को भी नहीं बख्शा इनके बिल्कुल ठीक नेताओं बात ने। है। आए दिन BSF पे हमला या किसी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला उकसाने का काम NSG तक पे हमला करवा दिया। और वहां से फिर घुसपैठ होती है, तो BSF का तो दोष नहीं है। घुसपैठ होने के बाद जो लोकल पुलिस का जॉब है, TMC पुलिस जिसके अंदर आती है, TMC के अंदर, वो पुलिस इनको फैसिलिटेट करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनके इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती है, और इनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, वोटर ID, फलाना ढिमकाना सारे कार्ड बना के उनको वहाँ पे नागरिक बना देता है। फिर उनको सुविधाएं जाती है, फिर उनकी जनसंख्या बढ़ती है, तो यही OBC का आरक्षण काट कर इनको दिया जाता है। अच्छा। अभी जो OBC की लिस्ट बंगाल ने जारी की, 77 में से 75 कास्ट मुसलमानों की थी। मुसलमानों में जातियां कहां से होगी भाई? वर्ग हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, पसमानदा वर्ग है और सैयद वर्ग है, ठीक है, ठीक है। जाति तो वैसे मुसलमानों में टेक्निकली नहीं है। इधर इन्होंने तो OBC लेकिन ये के सुन्नी, शिया, बरेलवी, वो सब सेक्ट है। अच्छा, वो सेक्ट सुन्नी है। शिया सेक्ट है। हाँ, ओके। उसके अंदर सब सेक्ट, बरेलवी, देवबंदी, ये सब सेक्ट अलग अलग चीज होती है। इट्स नॉट कास्ट। ओके। सेक्ट इज नॉट इक्वल टू कास्ट। ओके। और वर्ग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू कास्ट, है ना। तो ये जो होते हैं, ये अलग अलग सेक्ट, सब सेक्ट होते हैं, वो अलग विषय। उसके हिसाब से डिवीजन नहीं है। मतलब वैसे तो मुसलमान शिया सुन्नी का झगड़ा चलता है, बाकी चीजें चलती रहती है, पर क्लासिफिकेशन जो है OBC के लिस्ट में कि OBC कौन है, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। ओके। OBC बैकवर्ड कमीशन में जाता है मामला, वहाँ पे डेटा के आधार पर तय किया जाता है कि भाई कौन बैकवर्ड है। 77 की लिस्ट दी ममता सरकार ने, उसमें 75 मुसलमान की सो कॉल्ड जातियाँ घुसेड़ दी। हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल किया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया मामला। तो ये तो खुलेआम, मतलब, और ये जो OBC करते हैं, कास्ट सेंसस वाले, ये चुप बैठे हैं। अब बताओ कि एक तो अंबेडकर जी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चाह रहे थे, और OBC का अधिकार आप काटकर मुसलमानों को सीधा सीधा ट्रांसफर करो। बंगाल में, कर्नाटका में भी तो किया ना 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को। अब बताओ वही बच गया कि भाई ब्रिज बना है तो मुसलमान ने बनाया कि कौन सी जाति ने बनाया, ये चेक करेंगे हम लोग। बताइए, ये मतलब मूर्खता है। ये अंबेडकर जी देखते होंगे तो उनको क्या लगता होगा कि ये संविधान का हाल कर दिया। और ये संविधान बचाओ, रिजर्वेशन बचाओ वाले, इनकी असलियत ये है कि इनका बस चले तो ये SC ST OBC आरक्षण सब समाप्त करके मुसलमानों को दे दें। किया भी है। जामिया और AMU में मिलता था। अब कहाँ मिलता है? अब नहीं मिलता। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, आप चेक करना, इन्होंने एक प्लान बनाया था, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में इसका पहले बेसिस दे दिया था कि SC ST के कोटे से 15% मुसलमानों को दे दो आरक्षण जॉब्स में। और फिर सलमान खुर्शीद ने UP चुनाव से पहले अनाउंस भी किया था कि 27% जो OBC का है, उसमें से 9% सब कोटा मुसलमानों को। अच्छा, जब वो कानून मंत्री थे। हाँ, ये अनाउंस किया था। और कांग्रेस बिल भी लाना चाह रही थी, फिर वो ला नहीं पाए थे। कम्युनल वायलेंस बिल के बाद वो फिर ठंडा पड़ गया था। तो शायद भाई 11 साल हो गए आपकी पार्टी की सरकार बने हुए, BJP की सरकार बने हुई, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक जगह सुन रहा था, आपने इन 11 सालों को राम और गीता से जोड़ दिया। हाँ, उसमें सेकुलरवादी के कान फूकने लग गए, पर मैंने उनको फिर समझाया कि जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक नया नॉर्मल राष्ट्रीय सुरक्षा में स्थापित किया है, वैसे ही सुशासन, सेवा और जन कल्याण में जो नया नॉर्मल स्थापित हुआ है, उसको परिभाषित करने का सबसे सरल तरीका राम गीता। राम गीता का मतलब R से राष्ट्रीय सुरक्षा। 14 से पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन आतंकी हमला होने पर, 14 के बाद मुंह तोड़ जवाब। 14 से पहले बलूचिस्तान में हम आतंकी हमला करते थे, ये मनमोहन सिंह बोलकर आते थे, शर्मल शेख में शर्मिंदा। और अब जो है हम ऐसी कुटाई करते हैं, पानी भी बंद कर देते हैं, और हम लोग जो है एक पूरा रिस्पांस देते हैं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। 14 से पहले नक्सलिज्म बहुत बड़ा थ्रेट है, ये बोलती थी सरकारें। आज 150 जिले से घटकर 18 जिले में केवल नक्सलिज्म बाकी है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा R। A से अर्थव्यवस्था। 14 से पहले अर्थशास्त्री या अनर्थशास्त्री, जो भी आप कहना चाहें, उनके राज में 11वें पायदान पर फ्रेजाइल 5 बोलकर हमें मॉक किया जाता था। आज फास्टेस्ट 5 में 70 साल में $2 ट्रिलियन बनी थी इकॉनमी, हमारी आज 4.2 ट्रिलियन। मतलब कि बेचारा एक चाय वाला, जिसको बोलते हैं हार्वर्ड नहीं गया, हार्डवर्क करके इसने $2 ट्रिलियन अभी 10 साल में जोड़ लिए, जो आप 70 वर्ष में जोड़ते रहे। ये अर्थशास्त्री के समय पर हमारे 10% 12% इन्फ्लेशन था। अब ये हमारे चाय वाले के ज़माने में 4-5% है। आप बोलोगे ये आंकड़े से क्या होगा, आप तो रियल एग्जाम्पल दो।
तो रियल एग्जांपल ये था कि पहले 14 से पहले याद होगा आपको कि 1 GB डेटा, क्योंकि आप इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड है, 300 रुपया पर GB। एवरेज कंजम्पशन एक फैमिली का 150 GB बताते हैं, तो आप मैथ्स कर लो कितना, 45,000 रुपीज़। अभी वही 150 GB 10 रुपये के हिसाब से आता है तो 1,500 रुपया, तो ये बचा ना पैसा अपना। फिर उसके बाद आप जन औषधि केंद्र में 70-80% की डिस्काउंट पर दवाई मिलती है। तो ये ऐसे अर्थव्यवस्था केवल बड़े लोगों के लिए नहीं अर्थव्यवस्था बनी, पर कैपिटा इनकम भी दुगनी हुई। फिर एम से महिला सशक्तिकरण, मोदी जी की हर योजना में जब से वो सीएम थे गुजरात के, महिला केंद्र में और महिला लेड डेवलपमेंट। इसीलिए आप देखो उज्ज्वला या आप देखो शौचालय वाली योजना, नल से जल, इसका एक उद्देश्य तो ये है कि हमारी स्वच्छता बढ़े, और दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पानी लाने का काम, रसोई में खाना पकाने का काम, उनकी सेहत और समय पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता था। आज नल से जल आता है तो जो हमारे देश की महिलाओं के ऊपर 4 घंटे 5 घंटे एक बाल्टी पानी लाने में जाता था, व्यर्थ होता था, वो आज 4-5 घंटे बच जाते हैं, तो IAS बन रही है। फिर मोदी जी ने बोला परमानेंट कमीशन भी दे देते हैं आर्म फोर्सेज में, 3 तलाक से मुक्ति भी दिलवा देते हैं, UCC भी शुरू कर देते हैं, जेंडर एम्पावरमेंट कर देते हैं। NDA में भी महिलाएं, NDA में सरकार में भी हमारी सबसे ज़्यादा महिलाएं, पहली बार CCS में कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी में 2 महिलाएं रहीं, सुषमा जी और निर्मला जी। उसके बाद फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर महिला रही। और केवल वही नहीं बल्कि कि हम लोग जो है बेटी बचाओ का बहुत मजाक उड़ाते लोग। पहली बार हरियाणा में आप देखो सेक्स रेशो कितना इंप्रूव हुआ है। देश का सेक्स रेशो 1020:1000 मेल्स हो गया था पहली बार। तो ये जन्म से लेकर महिला थोड़ी बड़ी बनती है, फिर उनको स्कॉलरशिप योजना हो, उनको सशक्त करना हो, और फिर सांसद बनाने के लिए भी योजना हमने कर दी कि भाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम, परमानेंट कमीशन आर्म फोर्सेज में। तो M फॉर महिला सशक्तिकरण का एक आप देख सकते हैं। और गीता में अगर आप देखोगे तो G फॉर गरीब कल्याण। गरीब कल्याण केवल नारा हुआ करता है गरीबी हटाओ, फिर रॉबर्ट वाड्रा की गरीबी हटी पर बाकी की जी नहीं हटी। तो अभी 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मोदी जी ने निकाला 10 साल में। अभी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया कि उसमें 25% से गिरकर अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो 5% हुई, और वो भी बढ़े हुए मापदंड पर, $3 के मापदंड पर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के उस पर देखें तो 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। और गरीबों का कल्याण मतलब 4 करोड़ गरीबों के आवास बनाना। इंदिरा आवास नहीं बोलते हम, PM आवास बोलते। PM जो भी हो उसके नाम पे स्कीम है, पर हमने आवास बनाए, उसमें 70% ओनरशिप महिलाओं की। नल से जल 10 करोड़ घरों में, उज्ज्वला योजना 10-12 करोड़ घरों में, गरीबों को शौचालय बना कर देना, इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा। और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कवर। और अब तो हमने ऐसी व्यवस्था बना दी 70+ जो भी हो उसकी इकोनॉमिक कैटेगरी जो भी हो उसको मिलेगा कवर। बेस्ट हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रांस, आपका ऑपरेशन जो भी आपको करना है फिर सरकार उसका खर्चा उठाएगी। इससे आप देखोगे तो 1 लाख करोड़ का सेविंग हुआ है गरीबों का। आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंस होता है ना हेल्थ पे, 1 लाख करोड़ सेव हुआ है। तो ये पैसा गरीबों का बचा है। और गरीबों को जो भी स्कीम हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो उसका पैसा खाते में सीधा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई लुटेरा पंजा उसमें से 85 पैसे जो राजीव जी उसका बोलते थे कि ऐसा मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसा मेरी पार्टी वाले खा जाते, वो ऐसा भी बंद हो गया है। तो G फॉर गरीबी हटाओ हमने करके दिखाया। I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे UPA के काल में अगर आप देखोगे तो उनका कुल बजट जो था इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10-12 लाख करोड़ था। आज तो एक साल में हम 11 लाख करोड़ खर्च करते कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, एक साल में, जो उन्होंने 10 साल में किया। 20,000 करोड़ का रेलवे का बजट हुआ करता था। 20,000 करोड़ में क्या ही होगा पूरे देश के बजट रेलवे में, आज 2.5 लाख करोड़ है। 70 एयरपोर्ट इन्होंने बनाए, हमने 140 कर दिए उसको। 500 नए रेलवे स्टेशन, 90,000 किलोमीटर हाईवे था, आज 1,40,000 किलोमीटर। गाँव की सड़कें 3.5-4 लाख किलोमीटर बना दी, जितना इन्होंने 70 वर्ष में बनाया। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट वगैरह घर भी बनाए, और हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि टी में आता है, टेक्नोलॉजी, गीता का टी टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी में क्या किया हमने कि इंटरनेट शुड नो लॉन्गर बी लग्जरी। आपको याद होगा 2007-8-9 में इंटरनेट कितनी लग्जरी थी कि हम लोग 15-20 मिनट यूज़ करते थे, वो डायल अप कनेक्शन होता था, कंप्यूटर पे यूज़ करते थे। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मेरे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। स्मार्टफोन्स हम लोग बनाते नहीं थे, हम लोग मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते थे 90%। 2 मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री थी, आज 200 है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं $5 बिलियन का। सस्ते हो गए मोबाइल फ़ोन। इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हमने देश भर में 6 लाख किलोमीटर बना दिया, भारत और इंडिया को जोड़ दिया।
इंटरनेट रेट्स उससे गिरे, 300 रुपये से 10 रुपया हो गया, इंटरनेट घर घर पहुंच गया। इंटरनेट घर घर पहुंच गया तो उसकी एप्लीकेशन भी फिर इंटरनेट की घर घर पहुंच गई। जैसे कि अभी हम लोग पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो करते हैं वो इंटरनेट से करते हैं। मोदी जी की स्कीम डायरेक्टली अकाउंट में आ जाती, 40 लाख करोड़ हमने भेजे, 40 लाख करोड़ लोगों तक पहुँचे। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 24 लाख करोड़ इनकी जेब में जाता, उन्हीं राजीव गांधी वाले कैलकुलेशन के हिसाब से। टी फॉर टेक्नोलॉजी से आपको पता होगा कि कोविन का सर्टिफिकेट, आपका कोविड का सर्टिफिकेट आपके ऐप में है। हम कागज़ नहीं दिखाते, हम दिखाना चाहिए वैसे राइट टाइम पे, पर ये वाला कागज़ नहीं दिखाना पड़ता, ये स्कैन हो जाता है। अब दिखाई नहीं रहे ना, दिखा कहाँ रहे लोग, कागज दिखाई नहीं रहे। नहीं, दिखाना भी पड़ेगा, बवाल हो जा रहा है। नहीं, दिखाना भी पड़ेगा, ऐसे बिना कागज पत्री के नहीं हो सकता। पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे कोविन ऐप हो चाहे यूपीआई, पूरे देश में 14 से पहले 125 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, आज एक दिन में 70,000 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। पूरी दुनिया का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसमें 50% हिस्सा भारत का है। इतना हम लोग यूपीआई को बढ़ा दिए। और चिदम्बरम जी मजाक उड़ाते थे, कौन यूज़ करेगा, कैसे यूज़ होगा। आजकल तो सब्जी बेचने वाली महिला भी हो या मॉल में बड़ी दुकान में भी हो, दोनों जगह हम यूपीआई स्कैन करते हैं। तो ये हो गया टी फॉर टेक्नोलॉजी और सर्वस्पर्शी टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी फॉर एलीट। और ए से आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इस प्रकार से हुआ कि हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस गुड्स, आज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। टॉयज़ हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे, आज वो टॉयज़ 70% गिर गया इंपोर्ट और हमारे टॉयज़ एक्सपोर्ट होने लगे। ये बहुत बड़ी हमारे एमएसएमई और छोटे उद्योगों के लिए बात हुई। और ए से आत्मनिर्भरता 400 स्टार्टअप थे देश में, आज 1,60,000 स्टार्टअप है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। दुगने रेट पे हाईवे बने तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ईपीएफओ का डेटा देख लो, आरबीआई का, एसबीआई का डेटा देख लो, तो आज पता चल रहा है कि किस प्रकार से नए जॉब्स भी जनरेट हुए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है जॉब सही नहीं, बेरोजगारी है देश में। नहीं, राहुल गांधी के बेरोजगारी के लिए हम कुछ नहीं करते। लालू जी के बेटों के बेरोजगारी का ठेका हमने थोड़ी उठा रखा है। अखिलेश जी के बेरोजगारी का ठेका उनका है, हमारा थोड़ी है। हाँ, देश के युवाओं के रोजगार का ठेका हमारा है, हम वो दे रहे हैं। तो 90,000 किलोमीटर हाईवे था, आज 1,40,000 किलोमीटर। इटली से लोग आए क्या? बना कौन बनाया वो रास्ता? भारत के लोगों ने बनाया। 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 23 शहरों में मेट्रो दौड़ती है। तो कौन बनाया वो रास्ता? वो मेट्रो की रेल कौन लगाया? स्टार्टअप 400 थे, आज 1,60,000। तो जिन आकर काम कर रहे क्या स्टार्टअप में? ये कुछ भी बोलते हैं, इनकी बातें। अगर हम लोग का इतना बुरा परफॉर्मेंस होता, जैसे कि ये बोलते हैं हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, हम विकास नहीं कर पाए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फेल है और एम्प्लॉयमेंट पे फेल है, ये उनका आर्गुमेंट है। हमने तो 11 साल का रिपोर्ट कार्ड राम गीता मैंने बता दिया। अब जरा राहुल से भी तो रिपोर्ट कार्ड मांगो कि तुमने 11 साल में क्या अचीव किया। हमारी 3 बार सरकार केंद्र में, हमारी महाराष्ट्र में सरकार रिपीट, हमारी गुजरात में रिपीट, मध्य प्रदेश में रिपीट, असम में रिपीट, त्रिपुरा में रिपीट, हरियाणा में रिपीट, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रिपीट। उत्तराखंड में तो कभी रिपीट नहीं होती, वहाँ रिपीट करवा दी। और तुम्हारी 2011 से कोई सरकार रिपीट नहीं। तुम तीसरी बार भी 100 सीट नहीं ला पाए। जितना हमको इस बार मिला ना 240 सीट, इतना राहुल का 14, 19 और 24 का आंकड़ा जोड़ दो तो नहीं होता कांग्रेस का। फिर भी हम हार गए। वो वही है ना, शाहबाज और सुप्रिया का डेलुलू लेवल जो होता है ना, डेलुलू आपने एक बहुत जेंजी लैंग्वेज उठा ली आपने। जेंजी में क्या है कि कुछ भी अच्छा लगे ना तो उसमें यूल ऐड हो जाता है। जैसे कि Q2, डेलुलू है ना, तो बेटू, ऐसा वो करते हैं। वो उनका है जो भी जेंजी की भाषा है। राहुल जी को भी जेंजी समझ में आता है। वो तो ताउम्र जेंजी रहेंगे। वो जेन अल्फा में चले गए होंगे, उनकी एज घटती है, बाकियों की बढ़ती है, इनकी घटती। मेंटल नहीं, वैसे फिजिकल भी, क्योंकि वो तो चिर युवा है। तो उनकी भाषा में मैंने बताया कि भाई 2 ही ऐसी एंटिटीज़ है जो हारने पर भी प्रमोशन और जीत का वो डंका बजाते हैं। एक पाकिस्तान, कुटाई हुई पर शाहबाज एकदम जीत गए। और एक सुप्रिया जी 99 आए, तीसरी बार की सीट मिला के भी हमारी एक बार की सीट से आगे नहीं बढ़ पा रहे, पर हम जीत गए। वो वीडियो याद है, वो पिंक साड़ी में एकदम। तो ये दोनों की एनर्जी लेवल सेम ही है। तो यहाँ की सुप्रिया, वहाँ का शाहबाज, वो बराबर, दोनों डेल्यूजन में है कि देश में मतलब बीजेपी खत्म हो गई और कांग्रेस ही आ रही। कांग्रेस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में वर्षों से बाहर, बिहार में वर्षों से, मतलब आरजेडी थोड़ा बहुत कुछ दे दे तो आ जाती है। त्रिपुरा से बाहर, असम से बाहर, तमिलनाडु से बाहर, कितने प्रदेशों से 20-20 साल से बाहर, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में,
उनको रियलाइजेशन कुछ नहीं। और राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड नहीं देखना है, 99 चुनाव हरवाए इन्होंने, पर वो कौन सा घोड़ा है अब समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपने कार्यकर्ताओं को अस्तबल का घोड़ा है, तबेले का घोड़ा तबेले का घोड़ा है वो। अच्छा, अगर मैं कुछ नेताओं के आपसे नाम पूछूं, एक शब्द में अगर आपको उनके व्यक्तित्व का वर्णन करना हो तो प्लीज। नरेंद्र मोदी जी। कर्मठ। राहुल गांधी। झूठा नहीं, हाँ झूठा ठीक है। योगी आदित्यनाथ। सनातनी। अखिलेश यादव। लफबाज मतलब जो मतलब लफाज हाँ लफाज मतलब या मैं कहूँगा नॉन सीरियस बेहतर है। नीतीश कुमार। सुशासन बाबू, 2 शब्द हो गए। सुशासन। तेजस्वी यादव। 9th फेल है, पास है। वो बता रहे थे कहीं पास था मैं, तो वो गर्व से बता रहे थे। अरविंद केजरीवाल। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है, पर राजनीतिक दृष्टि से इसको लिया जाए मक्कार। पंजाब में कर रहे हैं अब? पंजाब में कर रहे हैं मक्कारी? बिल्कुल, पंजाब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन लोगों ने जो किया है, मतलब चलिए कांग्रेस से हमारे डिफरेंस है, सारी पार्टियों से हमारे डिफरेंसेस है, पर जो ये आम आदमी पार्टी ने किया है ना, ये सरासर मक्कारी है। ये गजब की बात है, एक मुझे समझ में नहीं आती है, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं? अरे देखो, ऐसा है कि कांग्रेस वाले बोलते हैं कि वो हमारी बी टीम, आम आदमी पार्टी बोलती है कांग्रेस हमारी बी, हम ए टीम है, ये तो मान रहे। आपको कांग्रेस तक की बीजेपी को कांग्रेस की बी टीम बोल रहे हैं यार। देखिए ऐसा है कि 1 साल पहले हम साथ थे, अभी हम आपके कौन हो चुके हैं, फिर से थोड़े दिनों बाद जो है वो हम साथ हो जाएंगे, फिर वो वापस से हो जाएगा कभी खुशी कभी गम। ये 13 में ये 49 डेज वाली जो गवर्नमेंट सरकार बना, 47 थी, 49 डेज की सरकार थी। अच्छा, उसको हम AK-47 बुलाते थे। तो AK-47 पहले पकड़ा कौन, किसके हाथों में आई? कांग्रेस ने समर्थन दिया। 24 में 7 में मिले लड़के मिले, मिल के लड़े हैं। और भाई ये हमारी बी टीम है, आप मतलब उनको आप समर्थन आप दो, उनके साथ चुनाव आप लड़ो और हमारी बी टीम हो जाती है। इनका तो अनोखा स्थिति था। जहां लड़ते हैं वहां एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, जहां मतलब लड़ते हैं एक साथ में, वहां तो एक साथ हो जाते हैं। अरे आप इस चीज़ को समझो कि मैं लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ गया था कैंपेनिंग, तो मैंने डिस्क्राइब किया इनका सिचुएशन क्या था उस समय पे। दिल्ली में तो इन लोगों ने गठबंधन कर दिया था, चुनाव साथ में लड़ रहे थे, तो वहाँ पे कमिटेड थे। पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वहाँ पे 3 तलाक था। और चंडीगढ़ में ये था कि हालांकि 3 तलाक था, पर वहाँ पे मनीष तिवारी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट ले रहे थे, तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड था। तो फेसबुक में आप स्टेटस डालते ना, कमिटेड इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो सिचुएशनशिप हो गया था एकदम। वो ये नया चला है आजकल, अनूप जैन वाला गाना वो चलता है ना, तो वो आप शायद नहीं जानते होंगे, अनूप जैन एक हमारा सिंगर है। अच्छा, वो गाने ना इसी प्रकार के सिचुएशनशिप, मतलब रिलेशनशिप नहीं है और ना वो पूरा वो है, मतलब सिचुएशनशिप है कि जब फ्रेंडशिप विद बेनिफिट, FWB, तो वो FWB फ्रेंडशिप विद बेनिफिट, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, तो वो वाली स्थिति में कांग्रेस और आप है। अच्छा, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जब बेनिफिट उठाना है फ्रेंडशिप कर लो, जब मर्जी है तो फिर भाई तू कौन मैं कौन, एक दूसरे को गाली दो। तो ये मतलब उस कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे हैं। उनका पूरा इंडिया लाइन्स भी वैसे है। केरला में देखो, लेफ्ट कांग्रेस को गाली देती है, बोला है कि अब जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन कर दिया, कांग्रेस सांप्रदायिक हो, और दिल्ली में दोस्ती, बंगाल में मस्ती और वहाँ पे कुश्ती। तो एक कुश्ती और मस्ती वाला मॉडल है, कहीं पे कुश्ती करेंगे। अब देखो उद्धव सेना के साथ ये लोग बैठ के बोलते हैं हम सेकुलरिज्म में हैं, वो वहाँ पे बंगाल में इन्होंने फुरफुरा शरीफ साहब के साथ किया है अलायंस, हम सेकुलर है। केरल में मुस्लिम लीग के साथ अलायंस, जमाते इस्लामी के साथ अलायंस, हम सेकुलर है। तो देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। देश तो नहीं समझता ना इनके चीज़ों को, या देश इनकी बातों को नहीं मानता ना, तब तो देश ने इस स्थिति में खड़ा कर दिया, सब एक साथ होने के बाद भी तीसरी बार नहीं हरा पा रहा। तो लोग इसको देख सकते हैं, लोग इसको परख सकते हैं कि मोदी हैज़ मिशन विशन, दे हैव ओनली कमीशन, करप्शन, एम्बिशन, डिविजन, ऑब्सेशन। वाह, फॉर टेलीविजन। अच्छा, मुझे शहजाद भाई सबसे पहला जो सवाल पूछना था, मैं सबसे आखिरी में पूछ रहा हूँ, शहजाद पूनावाला क्या हैं? शहजाद पूनावाला की पृष्ठभूमि क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आते हैं, ये थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि आपकी इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। जब आप ऐसे चिथड़े उड़ाते हैं विपक्ष के बैठ करके टेलीविजन पे, देशद्रोहियों के उड़ाता हूँ। विपक्ष तय करे वो किस कैटेगरी में, मैं तो विपक्ष तो मैं सम्मान। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी गजब की आपकी, आप सब कुछ कह भी जाते हैं, खूनी पंजाब, नहीं किसी का नाम थोड़ी लिया,
खूनी तो मैंने नहीं बोला, मैंने लुटेरा बोला। अभी हाँ, लुटेरा पंजाई। वो तो राजीव जी ने बता के गए ना कि तब ब्लॉक से लेकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक किसकी सरकार थी, तो कितना पहुंचता है वो सब। हाँ, और उस समय कहाँ बीजेपी थी, वो तो पंचायत से पार्लियामेंट कांग्रेस थी। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर राजीव जी 1 रुपया भेजे तो खा कौन रहा था? उन्हीं के लोग खा रहे थे। उन्होंने स्वघोषित उन्होंने एक्सेप्ट किया था ये। हाँ, वो भले व्यक्ति थे, बहुत चीजें एक्सेप्ट ही कर देते थे। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम करप्ट है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हमने सिखों को मार दिया, एक्सेप्ट करके जाने वाले व्यक्ति थे। ऐसे मैं राजीव जी का बहुत सम्मान करता हूँ। वो तो खुल के बोला कि मैंने सिख जेनोसाइड करवाया, बड़ा पेड़ गिरा, धरती हिल गई थोड़ी सी, है ना। फिर सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर उन्होंने सपोर्ट किया, तो ये तो खुल के करते थे सब कुछ। तो जहां आपका सवाल है कि मैंने आपकी पृष्ठभूमि पूछी, मेरी पृष्ठभूमि ये है कि देखो, एक तो पूनावाला को लेकर के हाँ, आपने हालांकि कई पॉडकास्ट में इसका जिक्र भी किया है। वो एक्चुअली हाँ, पूनावाला मेरे नाम में जीपीएस है। हाँ, फिर भी लोग पूछते हैं आप अच्छा शहजाद पूना कहाँ से हो? क्या बोलूं? इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है, लेकिन जो मेरे नए दर्शक सुन रहे होंगे उनके लिए मैं चाहता हूं। ऐसा मेरे फैमिली का सरनेम वैसे टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो जमादार है, पर मेरे पिताजी ने ये टाइटल या पूनावाला सरनेम जो है वो उन्होंने अपने आप से ले लिया था। अच्छा। हो सकता है उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जमादार, मतलब क्योंकि एक सामाजिक वर्ग है जिसको एसोसिएट किया जाता है टॉयलेट क्लीनर्स के साथ, सफाई कर्मचारी। हाँ, और वो सब की। तो उस समय पे जो भी परिस्थिति, हम लोग रिजर्वेशन कभी उसका वो नहीं लिया हम लोगों ने ओबीसी उसमें या अच्छा। इसमें, पर पिताजी ने ये नाम अपना पूनावाला करके वो अपने बिजनेस को उन्होंने शुरू किया था। फिर बहुत कम समय पे उन्होंने अपना अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश किया। वैसे मैं हूँ शिया आगा खानी, मतलब अच्छा। कि जो मुस्लिम होते हो दो सुन्नी और शिया होते हैं, सेक्ट होते हैं। सुन्नी में भी अलग अलग सब सेक्ट हो सकते हैं और शिया में भी अलग अलग सब सेक्ट होते हैं, जिसमें कि मैं हूँ आगा खानी, जिसको इस्माइली भी बोलते हैं। इस्माइलियों की मान्यता ये है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद उनके दामाद हज़रत अली साहब जो है, उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड का नेतृत्व किया था, और उनको भी सुन्नी लोग भी उनको सम्मान तो देते ही हैं। हालांकि झगड़ा इसी पे चलता है कि भाई वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मानते हैं, हम भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मानते हैं, कुरान पाक को मानते हैं, पर वहाँ से डिवीजन ये होता है कि हम हज़रत अली को इमाम मानते हैं, जो कि सुन्नी शायद सम्मान तो देते होंगे पर वो इमाम और ऐसी व्यवस्था में नहीं है। फिर वहाँ से ब्रांचेस ऑफ शिया शुरू होती है, कोई 7 इमाम मानता है, कोई 12 इमाम मानता है। हम लोग के यहाँ पे अभी 50वें इमाम चल रहे हैं। हम लोग की मान्यता ये है कि हमारे इमाम साहब जो है, करंट इमाम भी जो अभी हमारे 49th इमाम जो है वो रिसेंटली ही गुजर गए। उनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया था। वो भारत सरकार के बहुत अच्छे मित्र हैं, मोदी सरकार के, मोदी जी के भी, और उस समय मनमोहन सिंह और कांग्रेस के भी वो बहुत निकट थे, क्योंकि गुजरात में हमारी कम्युनिटी ज़्यादा है, महाराष्ट्र में कम्युनिटी ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में कम्युनिटी ज़्यादा है। तो इन सारे उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं सारे पॉलिटिकल नेतृत्व से, और बहुत मॉडर्न प्रोग्रेसिव हमारी जमात है। तो हमारी 50th इमाम जो है अभी, हम मानते हैं कि ये सारे लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार से ही जुड़े हुए, क्योंकि हज़रत अली उनके परिवार से थे, तो उधर से ही हमारी ये इस्लामिक लीडरशिप या हमारी इमामत की लीडरशिप आती है। तो हमारी कम्युनिटी बहुत प्रोग्रेसिव है। तो मैं शिया हूँ, पर मैं पसमानदा हूँ। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि आप शिया हो तो पसमानदा कैसे हो सकते हैं, आप आगा खानी हो तो पसमानदा। शिया और आगा खानी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेक्ट और सबसेक्ट है। पसमानदा क्लास है। जैसे जमादार जो मेरा सरनेम है वो इंडिकेटिव है कि मेरा क्लास क्या था, या मेरे परिवार का क्लास क्या रहा होगा। हमने उसका कभी पर वो फायदा नहीं उठाया, हमने तो पूनावाला खैर सरनेम ही कर दिया। बहुत सारे पारसी लोगों का सरनेम भी पूनावाला होता है, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट वाले जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई, जिनका घोड़सवारी में, और वो रेस के घोड़े चलाते हैं, बिल्कुल ना तबेले के घोड़े ना लंगड़े घोड़े चलाते हैं। और कई सारे बोहरा लोगों का भी नाम ऐसे आता है, पूनावाला। अच्छा, पूनावाला, झुंझुनवाला। हाँ, वो पारसी भी हो सकते हैं, पारसी भी हो सकते हैं, झुंझुन वाला, बंदूक वाला। एक हमारे मित्र थे सोडा बाटली ओपनर वाला। सोडा बाटली। हाँ, मैंने बोला बाकी की बोतल कौन खोलेगा? तो मजाक में वो मुझे पूना वाला बोलते थे, कोई कराची वाला निकलता था, कोई ये वाला, कोई वो वाला। अच्छा। तो ये सारे सरनेम जो है ना, ये बोरीज में, आगा खानीज में, पारसीज में बड़ा कॉमन है। हाँ। हमारे यहाँ तो कई ऐसे सरनेम हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का मतलब अगर एक इतिहास टेस्ट करोगे, लोहाना समाज से बहुत सारे लोग कन्वर्ट करें। तो बहुत सारे सरनेम्स जो आप देखोगे ना, जैसे कि लाखानी, ऐसे सरनेम भी मिलते हैं हमारे यहाँ पे। नाम भी ऐसे, अनिल लाखानी भी नाम है,
ऐसे भी नाम निकलते अच्छा, हैं। हाँ हाँ लाकानी भी। हाँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी, जैसे मैंने कहा ना, कल्चर हमारा नहीं बदला है। फेथ रिलीजन बदल सकता है पर कल्चर वही था। आज भी हमारी प्रैक्टिसेस और वो सारी चीज़ें। कॉलेज डेज में कभी सोचा था कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे मैं कॉलेज टेलीविजन में पर? और आज भी ऐसे नहीं सोचता हूँ कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का ये बनना है, प्रवक्ता बनना है, सांसद बनना है, कॉरपोरेटर बनना है, एमएलए बनना है। ये मैं कभी ऐसे नहीं सोचता। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अपने को जो ऊपर वाले ने दिया है, अपनी जो चुनौतियाँ रही हैं ज़िंदगी में, उसके साथ भी हम कैसे देश और समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। माध्यम क्या होगा, प्लेटफॉर्म क्या होगा, उस पर मैंने कभी चिंता नहीं की। लक्ष्य ये है कि कंट्रीब्यूट करना है। अब वो भगवान तय करते हैं, अल्लाह तय करते हैं कि भाई कैसे। हमको तो लगा कि कांग्रेस में ही करेंगे, कांग्रेस से प्रभावित भी थे। बचपन में कांग्रेस अच्छी भी लगती थी। हिस्ट्री में पढ़ा था कि कांग्रेस ने ही सब कुछ किया, एक परिवार ने ही सब कुछ किया। हम भी भ्रमित हो गए। हमको तब नहीं इतनी क्लैरिटी थी कि भाई कांग्रेस जो क्रेडिट लेती है, ऐसा था नहीं। हमको तो ये बाद में इंटरनेट और फिर सारी चीज़ें आई, पढ़े, शोध किया तो पता चला कि भाई बहुत सारे लोगों का योगदान है। भगवान बिरसा मुंडा का भी योगदान है, जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं होती थी। लचित बोरफुखान का भी योगदान है। हम लोग को ये सिखाया नहीं गया, एक परिवार की भक्ति की गई तो हम लोग प्रभावित हुए। पर हम कांग्रेस में आए, उसके बाद हमने समय भी दिया कि हो सकता है राहुल जी आए हैं, नई ऊर्जा लेकर आए हैं, सच बोल रहे हैं। इसलिए मैंने उनको झूठा बोला। उन्होंने वादा तोड़ा, हमारा वादा करके तोड़ा है कि भाई उन्होंने बोला कि मेरिट पे होगा, परफॉर्मेंस पे होगा, सिर्फ परिवार को मौका मिला। भाई आज भी आपके कांग्रेस को समझते? कांग्रेस के समर्थक है वो। मैं बोलता हूँ हम दोनों वफादार है, वो परिवार के प्रति, मैं देश के प्रति। अच्छा, वो परिवार। तो दोनों भाइयों में आपस में कभी कुछ नहीं होती खटपट? अरे टीवी पे बैठ जाते हैं आप लोग कभी? महाभारत ही पांडव और कौरवों के बीच में, तो हमारे भाइयों को क्यों दोष देते भाई? भाइयों के बीच में महाभारत हुई। भाइयों के बीच में तथागता रॉय टीएमसी में है, बीजेपी में है, सौगत रॉय टीएमसी में है। वो भी भाइयों की लड़ाई है। भाइयों की लड़ाई तो अभी भी आप देखो ना कि वाईएसआर वाले जगन मोहन रेड्डी जी अपनी पार्टी चलाते हैं, उनकी बहन कांग्रेस में शर्मिष्ठा जी बीजेपी आ गई शायद ना, शर्मिष्ठा मुखर्जी। हाँ, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए ना, बीजेपी ज्वाइन कर ली। और उनके भाई साहब जो है वो कांग्रेस में है। अच्छा, आपने हाथ में रुद्राक्ष पहना है? ये मुझे माँ अमृतानंद मई ने दिया। केरल की, जिनको मैं अम्मा मानता हूँ, और वो उनको हगिंग सेंट भी बोलते हो, लोगों को गले लगाते हैं। उन्होंने आज तक करोड़ों लोगों को गले लगाया है। और वहाँ पे उनका आश्रम केरल में है, त्रिवेंद्रम और कोची के पास पड़ता है। वहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है, अमृतापुरी। वहाँ गया था, अम्मा ने मुझे याद किया था बहुत बार, उन्होंने शायद देखा होगा, सुना होगा। तो मेरी भी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि अम्मा से मिलना है, क्योंकि उनके बारे में, उनके काम के बारे में, वो जो जन सेवा करती है उसके बारे में बहुत सुना था। और फिर सहयोग हुआ, जाने का मौका मिला और उन्होंने मुझे ये दिया। ओके। और तो इसमें 2 बीड्स रुद्राक्ष की? हाँ, रुद्राक्ष के हैं और फिर ये बीड्स हैं। तो ये मुझे अम्मा के साथ कनेक्ट करते रहता है। ओके। तो चाहे मैं कुरुक्षेत्र की धरती के पास बैठा हूँ, पर कन्याकुमारी और केरल तक अपना कनेक्शन अम्मा के माध्यम से और सनातन के माध्यम से हो जाता है। तो यही है ना, वही चीज़ है हमारी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मन से आप सनातनी, मतलब आप तो खैर मान ही नहीं, सनातनी तो आप हैं ही। है, ये आप स्वीकारना शुरू कर दो। ये इसको मतलब ये हमें स्वीकारना है, सबको स्वीकारना है, अपने आप को भी स्वीकारना है। इसमें भागना ही नहीं है। हम जो है, देखो, बिल्डिंग को ऊपर से ग्रीन पेंट लगाने से बिल्डिंग की नींव थोड़ी बदल जाती है। पेंट तो कुछ भी कलर कर लो आप, अंदर से जो बिल्डिंग है वो वही रहती है ना, फाउंडेशन तो वही है। फाउंडेशन पूरी दुनिया, मानवता का यही फाउंडेशन है। इसको हमको समझना होगा। सनातन ही इस दुनिया का फाउंडेशन है। दुनिया का फाउंडेशन सनातन है। बाकी सब तो, बाकी मज़हब इन्वेंट हुए, आए, ठीक है, उनका सम्मान है, पर अगर आप ओरिजिनली देखेंगे तो सनातन ही है। वक्फ से इत्तेफाक रखते हैं आप? वक्फ संशोधन तो SSS है। SSS मतलब क्या? स से सामाजिक न्याय, स से सुशासन और स से सुविधा का सबसे बड़ा एक हथियार है। अब बताओ इसका विरोध क्यों करते लोग? वक्फ जो है, ये आप समझ में आ गया कम्युनिटी को ये बात? ये कम्युनिटी की मांग थी। इसका विरोध जो कर रहे हैं ना, वो तो केवल कुछ लैंड ग्रैबर्स जो वक्फ के नाम पर जमीन हत्या कर अपना जेब भरना चाहते हैं, वो इसके खिलाफ है। जिनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज इन्होंने कब्जा कर ली वक्फ की, वो इसके खिलाफ है। लैंड ग्रैबर्स। ये डिबेट जो है, ये दरअसल डिबेट इज नॉट हिंदू मुस्लिम, दिस डिबेट इज लैंड ग्रैबर
ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी वर्सेस पुअर पीपल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मोदी जी ने तो वक्फ में संशोधन करके गरीब, पसमानदा, जो बेवा, यतीम, अनाथ मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल दिए वक्फ पे। वक्फ की 37 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी, ओके जी, इसकी इनकम कितनी? 166 करोड़। और आप कैलकुलेट करोगे ना तो इसका मतलब है पर ईयर, पर एकड़ दी प्रॉपर्टी इज गिविंग इनकम ऑफ 450 रुपीज। हो सकता है क्या? अब यहाँ पे कोई जमीन हो आपकी, और ये ज्यादातर अर्बन एरिया में है, अर्बन एरिया की तो कोई भी जमीन 2-3 लाख से कम नहीं देगी। इसका मतलब सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बताया कि एनुअली इसकी इनकम 12,000 करोड़ होनी चाहिए, या इसका रिटर्न। और वो अगर होता 12,000 करोड़, मान लो आज के समय पे 30, 40, 50,000 करोड़ होते, तो ये कम्युनिटी को कितना फायदा होता। कॉलेज खुलती, स्कूल खुलते, हॉस्पिटल खुलते। हम कटोरा लेकर सरकारी स्कीम मांगने के बदले हम अपने तरीके से लोगों को ऑफर करते कि आइए हमारे स्कूल में आके शिक्षा लो, हमारे हॉस्पिटल में आके इलाज कराओ। ये तो कितने गर्व की बात होती। पर कुछ मुसलमानों ने इस पर, जो सैयद मुसलमान हैं, अपर क्लास, उन्होंने राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर हमारी प्रॉपर्टी हत्या ली। तो ये एक तो सामाजिक न्याय का हो गया है, गरीबों की न्याय। दूसरा, संविधान की सुरक्षा। जो संविधान करते हैं, भाई मान लो मैं ये कहूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी, अब वक्फ पे फैसला होगा उसका, जाहिर सी बात है। और आपको प्रूव करना है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी है। इसको मुझे नहीं प्रूव करना है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आपको प्रूव, और ट्राइब्यूनल में सब मामला होगा, कोर्ट नहीं जा सकते। ये तो संविधान की हर धारा के खिलाफ है, जुडिशियल राइट के खिलाफ है, किसके ऊपर ओनस होना चाहिए, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और ऐसी व्यवस्था हिंदुओं के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं। हमारा तो हिंदुओं का तो कोई बोर्ड ऐसा नहीं बना है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये संविधान की सुरक्षा का हो गया, और सुशासन का हुआ। भाई करप्शन हो रहा है, करप्शन थम जाएगा इससे। ये तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला। ठीक बात। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का तो कोई एंगल ही नहीं। इसको मुस्लिम हिंदू किया इसलिए जा रहा है, शरिया वर्सेस संविधान इसलिए किया जा रहा है ताकि इस पे लोगों को भड़काया जाए। जैसे सीए आएगा, नागरिकता छिन जाएगी, एक की नागरिकता छिन, अब वक्फ आएगा तो मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। उल्टा मोदी जी ने तो सुरक्षित कर दिया कि जो वक्फ बाय यूजर के नाम पे ये सब प्रॉपर्टी आ गई थी, अगर डिस्प्यूट में नहीं है तो वो वक्फ बाय यूजर रहेगी। महिलाओं को दे दिया उसमें, बताइए। और महिलाओं को, आगा खानियों को दे दिया उसमें, पसमानदाओं को, दरगाह के लोगों को, सब लोग जश्न मना रहे हैं इसका कि भाई इतना अच्छा काम कर दिया जो वर्षों की मांग थी। ये कांग्रेस जो है मुसलमानों को भड़काती रहती है। सीए के नाम पे भड़काया, अब वो वक्फ के नाम पे भड़काने की साजिश है उनकी। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा पीना पसंद करते हैं या फिर पतंजलि का गुलाब शरबत पीना पसंद करते हैं आप? मैं तो ना वो पीता हूँ ना ये पीता हूँ, मैं शुद्ध नारियल पानी पीता हूँ। शुद्ध नारियल पानी? हाँ, शुद्ध नारियल पानी पीता हूँ, क्योंकि मैं जो है किसी भी जो चीज़ में जो शुगर आता है उसको मैं अवॉइड करता हूँ। अगर शुगर लेना भी है तो नेचुरल शुगर लेना है। ये आर्टिफिशियल शुगर या जो भी चीज़ें, इससे बचना चाहिए। और पीएम साहब ने भी ओबेसिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है, जिसमें उन्होंने ऑयल्स को लेकर, शुगर कंटेंट को लेकर, बच्चों को कैसे सावधान रहना चाहिए, बुजुर्गों को कैसे सावधान रहना चाहिए, हम क्या खा रहे, कितना खा रहे, किस समय पर खा रहे, इस पर हमको चिंता करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि दोनों चीज़ों को, या कोई भी, एक चीज़ कंट्रोवर्शियल है, चीनी जहर है, माफ़ करना, चीनी मतलब शुगर जो कंज्यूम कर रहे हैं ना हम लोग इतना, और वो भी मतलब इतना हर चीज़ में प्रोसेस शुगर और ये सब जहर है। इसी से आदमी जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तो मैं तो कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। हाँ, जो ऑर्गेनिक नेचुरल विदाउट शुगर है, पतंजलि के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, उसको आप खाओ ना, मजे से खाओ। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा और बाकी प्रोडक्ट नहीं खाना। हमदर्द के रूह अफ़ज़े में एक बार जो सभी लोग, जो मैं सिर्फ विज्ञान के रूप से, नॉट फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव ऑफ एनी, मतलब वो जो एंगल जोड़ के बोला जा रहा है उस एंगल से बोलते, साइंटिफिक एंगल से, उसमें कितना चीनी है एक ग्लास में, आप खुद माप लो, उसका आकलन कर लें। मैंने तो इसलिए ना, मैंने डिस्टिंग्विश नहीं किया ना, मैंने नहीं बोला कि ये गलत है और वो सही है, मैंने बोला जिसमें भी चीनी है वो गलत है। आप जो रूह अफ़ज़ा के पक्ष में है, रूह अफ़ज़ा वालों को, टीम रूह अफ़ज़ा को मैं बोलता हूँ एक बार ईमानदारी से, और वो भी टीम अलग अलग बन के, बताओ भाई, टीम रूह अफ़ज़ा जो है, जो एक कैंपेन चला था, पता नहीं इनको, मतलब वो बाबा रामदेव का वो भगवा पहनते तो इतना वो हो जाते हैं
एग्रेसिव हो जाते हैं। वो देश का शरबत घोषित कर दिया उन्होंने। हाँ, जो भी करने दो, तो मतलब पता नहीं है, वो योगा बोलते हैं बाबा रामदेव, तो ये योगा भी नहीं करेंगे बोलेंगे योगा भी खराब है, जो भी है। वो रूह अफ़ज़ा वाले को बताओ कि कितना उसमें शुगर है, वो सिर्फ ईमानदारी से बता दो कितना शुगर आता है। और मैं सिर्फ उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी जो होते हैं ना, एरिएटेड ड्रिंक्स, वो भी गलत है। उसके बदले में लोग अब डाइट कोक और वो सब पीछे, उसमें एस्पर्टेम है, तो या तो शुगर है या एस्पर्टेम, ये सब कार्सिनोजेनिक है। ये सब ओबिसिटी को बढ़ावा देते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म के साथ और जीन्स के साथ और हमारी हेल्थ के साथ बड़ा खिलवाड़ करते हैं। इसको बहुत सारे युवाओं का सपना होता है आपकी तरीके से किसी भी पार्टी का पक्ष रखना, टीवी पे बैठ के पॉलिटिक्स में आना, राजनेता बनना, नेता बनना। यूथ को आगे आना चाहिए, सब कहते हैं इस देश में। आप क्या संदेश देंगे यूथ को? आप पद के पीछे नहीं, कद के पीछे भागो। हमारी गलती ये होती है कि हम लोग पद के रैट रेस में फंस जाते हैं। मुझे प्रवक्ता बनना है, मुझे सांसद बनना है, मुझे क्या बनना है नहीं, मुझे क्या करना है, क्या करना है पे ध्यान दो। मैंने आज तक नहीं सोचा, मुझे कहाँ से कल्पना होती। भाई मेरे फादर की डेथ तब हुई जब मैं 5 साल का था। हमारा दूर दूर से रिश्ता बीजेपी से या किसी पार्टी से या पॉलिटिक्स से नहीं था। उस समय पे मुझे ये कल्पना भी होगी क्या कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बनूंगा, और कल शायद हूँ या नहीं हूँ, किसको पता। संजय कपूर का भी वो आया ना, पोलो खेलते हुए कैसे उनकी मौत हो गई, मधुमक्खी। हाँ, अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ। वो हॉस्टल में हमारे बच्चे बैठे थे, प्लेन क्रैश हो गया हॉस्टल में बीजे मेडिकल के। लाइफ की एक ही चीज़ प्रिडिक्टेबल है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ की एक ही चीज़ सर्टन है कि डेथ है। सर्टेनिटी ऑफ लाइफ इज ओनली इन डेथ। तो जो चीज़ सर्टन नहीं है, मैं अब यहाँ से निकलूंगा, कौन सा रास्ता लेकर जाऊंगा मुझे नहीं पता। मुझे इंडिया टीवी पहुंचना है, अब ट्रैफिक कौन से रास्ते पे वही जज करूंगा ना उसी समय पे कि इस रास्ते से जाना है, उस रास्ते। तो रास्ता जरूरी नहीं है, लक्ष्य जरूरी, गोल जरूरी। इंडिया टीवी पहुंचना है मुझे मेरे नेक्स्ट शो के लिए, वो पहुंचना है, वो मुझे पता होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी बात एक लड़की ने कही, सनातनी कंटेंट बनाती है, बोलते गूगल मैप होता है, हम लोग जो है अपना गॉड मैप भी है, गूगल मैप की तरह। गॉड मैप को हम लोग ट्रैक करें। हमारे गॉड मैप कौन है? हमारे साधु संत, हमारे से बड़े, हमारे घर परिवार के बड़े, या हमारे जैसे आपको तो अवसर मिला कि स्वामी जी के साथ पिछले पॉडकास्ट में आप बात करो, या अम्मा है, या ऐसे जो विद्वान श्री जैसे लोग हैं, जो महान लोग जिन्होंने इतना देखा है, पढ़ा है, अनुभव किया है। प्रेमानंद महाराज जी है, बाबा बागेश्वर जी भी है। अलग अलग उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उनकी भाषा शैली अलग अलग हो सकती है। सबके पास कुछ गॉड मैप है, उनके गॉड मैप को फॉलो करो, अपने गॉड मैप को फॉलो करो, और लक्ष्य पे कैसे पहुंचना वो देखो। ये मत बोलो कि मैं प्रवक्ता बनना है, सांसद बनना है। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और बड़ा तय किया हो, ठीक बात। आप क्यों सांसद पे रोक रहे हो उसको, आप क्यों प्रवक्ता पे रोक रहे हो उसको। लक्ष्य ये है, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है, वो लक्ष्य लेकर चलो। उसके बीच में जो आए उसके लिए भी ठीक है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे, हालांकि मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके पास लिमिटेड समय है। ये जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, आपकी पार्टी के नहीं, दूसरी पार्टीज के भी, जब भी कोई विषय ऐसा आता है जिस पर डिबेट्स होती हैं, टीवी चैनलों पर अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रवक्ता बैठते हैं, तय कौन करता है शहजाद भाई? सारे प्रवक्ता एक ही लाइन पे बात करते हैं, ये कहाँ से डिसाइड होता है? ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है, मैं बीजेपी का, एक लेमन लैंग्वेज का क्वेश्चन, मतलब लेमन का क्वेश्चन है ये। कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि मेरा दोनों का अनुभव रहा है, तो मैं आपको दोनों के विषय में बता सकता हूँ। पहले बीजेपी का बताता हूँ, क्योंकि मैं मौजूदा बीजेपी प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ जी। बीजेपी एक बहुत इंस्टीट्यूशनल पार्टी है। बीजेपी जैसे यहाँ पे ना ऐसे लगता है कि 2 लोग तय करते हैं। वो वाजपेयी जी, अडवाणी जी के बारे में 2 लोग तय कर रहे हैं। उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, हालांकि उस समय बीजेपी नहीं थी, उसमें जनसंघ थी, 2 लोग तय। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी इंस्टीट्यूशन पे चलती है। इंस्टीट्यूशनल होना इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम होता है पार्टी में, हम लोग जो है डेमोक्रेटिकली बातचीत होती है पर अनुशासन में होती है। तो जैसे हमारे पास कोई विषय आया तो हमारा मीडिया डिपार्टमेंट है, उसके वैसे अभी अध्यक्ष या हेड बोलेंगे तो अनिल बलूनी सांसद है लोकसभा के जी। और हमारे सहप्रभारी है संजय मयूख जी, वो विधायक है बिहार असेंबली विधान परिषद में। तो ये दोनों को दायित्व है कि भाई अगर आ गया तो प्रवक्ताओं की टीम तय है कि ये प्रवक्ता है, ये पैनलिस्ट है। जब विषय आते हैं तो हमारी पार्टी के सिस्टम में जाता है कि ये विषय आ रहे हैं, ये चैनल पे ये विषय आ रहे हैं,
और प्रवक्ताओं की जो अवेलेबिलिटी मांग ली जाती है कि आप कितना समय दे सकोगे। कुछ लोग सांसद है तो समय नहीं दे पाते, कुछ लोग अलग का पार्टी के कार्य से बिजी होते, प्रभारी है। तो जैसे मैंने अपना समय दिया 5 से 10 और पार्टी को रिक्वेस्ट आई है 3-4 चैनल से कि इस समय पे ये डिबेट है, और उनको पता है कि शहजाद पूनावाला इंग्लिश भी बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है और इस डिबेट में उसकी मारता है, तो वो सारी चीज़ें तय करके प्लान करके वो डिसाइड करते हैं कि ये डिबेट में ये जाएंगे, इस डिबेट में सुधांशु जी जाएंगे, उस डिबेट में गौरव जाएंगे, ऐसे वो तय होता है। और लाइन जहाँ तक है तो देश में जो मतलब जो 20-30-40 मेन टॉपिक्स होते हैं उसमें एक बीजेपी की एक इंस्टीट्यूशनल लाइन कई चीज़ों पे, जैसे यूसीसी पे हमारा स्टैंड, राम मंदिर पे हमारा स्टैंड, 3 तलाक पे हमारा स्टैंड, या करप्शन को लेकर हमारा स्टैंड, ये सारी स्टैंड जो है वो पार्टी की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में ही है। जब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बनते हो तो आपको अवगत तो कराया ही जाता है इससे, आप रोज़ बैठते भी हो, समय भी देते हैं। हमारे जो नेता हैं अनिल जी और संजय जी, कोई ट्रिकी मुद्दा हो तो उस समय पर हम लोग ज़्यादा देर बैठ जाते हैं कि भाई आज ये वाले इस विषय पे यह है तो इस पे क्या हो सकता है, तो जो उनके लेवल का होता है वो तुरंत बता देते हैं कि इस पे ये ऐसे ऐसे करना है। या पार्टी की प्रेस वार्ता हो चुकी है तो पार्टी की प्रेस वार्ता में तो पार्टी की लाइन आ ही जाती है। जो विषय उनके ऊपर का भी है, कोई इंस्टीट्यूशनल डिसीजन में फैसला बदलना है हमको, तो फिर वो ऊपर चर्चा के लिए जाती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेवल पे और बाकी लेवल पे तय होती है कि ये पार्टी का एक स्टैंड होगा। वो फिर हमें पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के माध्यम से कम्युनिकेट होती है। तो ये बीजेपी बहुत प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल पार्टी है। ओके। इसमें बहुत प्रोफेशनलिज्म, इसलिए फेयर भी है। मान लो कि एक किसी दिन मेरे साथ अनफेयर बिहेवियर हुआ तो ऐसा नहीं है पार्टी उसको इग्नोर करेगी, वो पूरा इंस्टीट्यूशनली रिकॉर्ड हो रहा है कि भाई ये हो सकता था, आपने ये नहीं करने दिया, ये गलत हुआ, तो वो वहाँ पे फिर करेक्शन भी होता है। इसलिए हमारी पार्टी में अनुशासनहीनता कम होती है। ये यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी मामला जो है पार्टी में रिजॉल्व हो जाता है। मान लो मैंने कोई गलती की तो मुझे भी फटकार लगाई जाएगी, मेरे से बड़े लोगों ने भी कर दी तो पार्टी बात करती है उनसे, बोलती है भाई साहब ये नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है। कई बार बोला जाता है, बहुत सारे नेताओं को बोला जाता है, और हम लोग स्टैंड भी लेते हैं। ऐसा नहीं हम लोग स्टैंड से भैया पार्टी की लाइन है, इससे हटके नहीं बोलना, अग्री नहीं है तो नहीं अग्री है, और आप चाहे जो तुरम खान हो, आपको पार्टी लाइन फॉलो करनी है। तो ये एक डिसिप्लिन है। कांग्रेस में तो कांग्रेस ने फिर हमारी बीजेपी को देखा देखी करके उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया कि वो तय करते हैं और भेजते प्रवक्ताओं को टॉपिक के हिसाब से, इसके हिसाब से। पर वहाँ पे क्या है ना कि मैं तेरा यार हूँ तो तू मुझे ज़्यादा डिबेट पे भेजेगा, पवन खेड़ा के जो चेले हैं उनको ज़्यादा मिल जाएगा, जयराम जी के जो चेले हैं उनको ज़्यादा मिल जाएगा। पार्टी की लाइन क्या है, एक प्रवक्ता बोल रहा है भाई 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, दूसरा बोल रहा है 2 सर्जिकल हुआ, एक बोल रहा है हमने हर रोज पर सर्जिकल स्ट्राइक। उनका कुछ तय नहीं होता, इसलिए देखो ना उनके अलग अलग। अब उदित राज जो कल तक मतलब बीजेपी के सांसद थे और वो फिर चले गए वहाँ पे, वो शशि थरूर को बोल रहे तुम सुपर प्रवक्ता हो बीजेपी के, जो 4 बार का सांसद है, और पवन खेड़ा उसकी बात को लाइक भी कर रहे हैं। कमाल हो गया। वहाँ पे तो गजब सिस्टम है, कुछ नहीं है। वहाँ पे परिवार फर्स्ट है, जो परिवार की ज़्यादा वो बुड पॉलिश करेगा वही ठीक है। उनको ना देश की लाइन से मतलब है ना पार्टी लाइन से मतलब। पेशेंस लूज हो जाते हैं कभी कभी, वो तो होता ही है, क्यों नहीं होता, बहुत सा गलत है, वो नहीं होना चाहिए, हमारी गलती है, वो गलती है ना हमारी गलती। उसमें एक मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत, क्या बीजेपी की एक प्रवक्ता, देखिए हमारी पार्टी जो इन चीज़ों को कभी भी स्वीकारती नहीं है और कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, और हम लोग हमारे प्रवक्ताओं से, मेरी भी गलती हुई है तो मैंने भी माफ़ी मांगी, हमारे प्रवक्ता तुरंत उस पर माफ़ी भी मांग लेते हैं और बोलते भी है कि गलत हो गया, गलती हो गई। और सामने से पर जो प्रोवोकेशन आता है, किसी के माँ बाप को आप गाली, कभी कभार वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर पेशेंस लूज मुझे तो रोज़ आतंकवादी, मुजाहिदीन, चूना वाला रोज़ बोला जाता है। मेरे भी मुंह से जब निकला तो मुझे बोला गया, पर ठीक है, अब मुझे लगा कि इसमें डिबेट पक्ष विपक्ष ये सब करने का मतलब नहीं है, तो हमने अनकंडीशनल बोल दिया। अब आप भी किसी की माताजी को पहले गाली दोगे, उनके बाप को गाली दोगे, उनको लगातार अपमानित करोगे, पीएम मोदी के बारे में अपशब्द से अपशब्द बोलोगे, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो व्यक्ति का, सुरेंद्र राजपूत का। सुरेंद्र राजपूत ने जितनी गंदी बातें की है, जो उन्होंने एक ने अनेकों डिबेट में, बहुत डिबेटों में उन्होंने गाली गलौज की है, और आप उसको मतलब ऐसे प्रस्तुत कर रहे हो कि वो विक्टिम है।
ठीक बात। चलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी शब्दावली गलत है तो वैसे गलत प्रेम है। शुक्ला जी बहुत सधे हुए प्रवक्ता हैं, अगर देखो, अगर मैं- लूज हुआ है पेशेंस तो एक लेवल पर प्रोवोकेशन हुई होगी, वो जब तो ही होता खुद है। आप उनको बुला के बात करोगे तो वो स्वयं अपने मुंह से बोलेंगे कि यार वो शब्द शायद ठीक नहीं था, पर वो शब्द निकला कि उसके बारे में कोई बात नहीं कोई कर बात नहीं करता। मैं नहीं कह रहा जस्टिफाइड है, मैं कह रहा हूँ कि जो आरोप लगा रहा है ना उसका भी जरा इतिहास जाकर खंगाल लो। फिर आप ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप एक उंगली और 3 उंगली आपको पॉइंट कर रही है, बिल्कुल तो ठीक बात। उंगली दिखाए वो पत्थर फेंके वो जिसने पत्थर नहीं फेंका। तो सुरेंद्र राजपूत जी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई आप डिफेंस दे सकते हो। उन्होंने खुद उस डिबेट में भी जी माँ बाप पे वो वो दोनों पहले तरफ से वो हुई। पहले गए जी, वो उधर से पहले एनीवे हुआ है। इन विषयों पे एक बहुत अच्छा सुझाव या एक एडवाइस हम लोगों को आया कि हम जब डिबेट में जाते हैं तो वो डिबेट हम पार्टी के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। व्यक्तिगत नहीं होती। हाँ, तो जिस दिन हम लोग ये याद रखेंगे ना कि हम पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि सेल्फ को, ये मुझे लगता है कि ये थॉट ही आपको बहुत सारी चीजें इनसे जो बचाएगा। ईगो ट्रिगर होता है ना जी। डिबेट में क्या होता है, ईगो ट्रिगर हो जाता है। वो आपको जब पर्सनली बोलोगे ईगो ट्रिगर होता है। ईगो ट्रिगर तब होता है जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब आप बड़े कॉज को रिप्रेजेंट करोगे तब ईगो ट्रिगर नहीं होगा। और ये चीज़ वही तो मैं देखो ना, प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण उनकी जीवनी से तो यही है ना भाई, उन्होंने अपने ईगो को ट्रिगर उन्होंने नहीं दिया, लक्ष्य ज़्यादा बड़ा था। तो जहाँ जो जिसकी जो जैसे चीज़ें उनको लगी ठीक उन्होंने वो किया। उसमें हो सकता है कि आप अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हो सकता है आपको लगेगा कि यार ये तो आपके लिए सही बात नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने अपने ईगो को नहीं, आड़े धर्म आने को दिया। आगे रखा। तो ये मुझे लगता है कि ये टीचिंग हमको लेनी चाहिए। शहजाद भाई आपने बहुत समय दिया। एक प्रवक्ता की क्या जिंदगी होती है, किस तरीके से पेशेंस रखना होता है, वहाँ से लेकर के राजनीति, आपका पुराना पार्टी से लेकर के सारे तजुर्बे आपने अपने बताए। मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को आपके पॉडकास्ट से मिलेगा आपसे पर मैं एक इसकी कीमत लूँगा। जी। एक ऐसे फ्री में तो हम आते नहीं हैं कहीं पे भी। इसकी ये कीमत होगी या इसका एक आपको मुझे एक मेरे ऊपर फेवर करना पड़ेगा कि अगली बार जब स्वामी जी आएंगे जी तो उनके साथ आपको मुझे 5 मिनट मेरे अकेले करवाने होंगे, पक्का। ताकि क्योंकि एक बार तो मुझे परवेश जी के घर पे जो आप लोगों ने आयोजन किया था उधर ही आपसे मेरी मुलाकात हुई। परवेश जी ने बहुत, और देखिए परवेश जी का भी दिल कितना बड़ा है कि उन्होंने बहुत चंद लोगों को बुलाया था। उनकी वाइफ का बिल्कुल, बर्थडे बिल्कुल, था हाँ। और स्वामी जी भी आए उनके आग्रह पर। उन्होंने बोला कि आगे बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। जी और परवेश जी ने जो चुनिंदा लोग बुलाए थे उसमें मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया। पर वहाँ पे मुझे जो सब लोगों के साथ बैठ के स्वामी जी ने बात की तो मौका मिला जी, सुनने का। जी। पर मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, व्यक्तिगत मेरी लालसा है कि उनके साथ 5 मिनट मुझे मिले। पक्का ये वादा मेरा तो आपसे। आपको उनको बताना भी पड़ेगा और उनसे मुझे समय दिलवाना भी पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा, मैं प्रॉमिस करता ये हूँ आपसे। मुझे शगुन दीजिए। ये शगुन मेरी तरफ से आपको। मैं इस लायक हूँ कि मैं आपको उनके साथ 5 मिनट दिलवा पाऊंगा। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की चलिए बात तो फिर होगी। मेरे सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू सो मच शहजाद बहुत भाई, बहुत धन्यवाद आपने आपका। न्यूज़ को अनप्लग्ड के लिए समय दिया और खासतौर से मेरे निमंत्रण पर आप यहाँ आए और आपने ढेर सारी बातें हमसे की। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे। तो दोस्तों आप थे शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारी बातें, ढेर सारी बातें दिल खोल करके हुई और बहुत कुछ इशारों में कह भी गए और मज़ा आया बहुत कुछ बात करके। पॉडकास्ट को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर करिएगा। लव यू ऑल। बहुत जल्दी एक नए गेस्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।